ये जो ई चालान जो आपने सिलसिला शुरू किया है, आवाम के दिल में पुलिस के लिए मोहब्बत बढ़ी है या नफरत में इजाफा हुआ है? ये सिर्फ जो है ना सियासत हो रही है इसके ऊपर। यही सियासतदान और यही जो लोग जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जब हमारे साथ चाय पे बैठते हैं वो कहते हैं काम बहुत बढ़िया किया आपने, लेकिन जब वो मीडिया पर आते हैं तो उनको तनकीद तो करनी है। ई चालान के लिए जो कैमरे लगे हैं वो एक बाइक की नंबर प्लेट देखकर उनके घर पर तो चालान भेज देते हैं, मगर उनको इतना बड़ा डंपर पे लगी इतनी बड़ी नंबर प्लेट नहीं पकड़ पाते कि वो इसमें हेल्प आउट कर सकें कि किस डंपर ने कुचला है, कैसे कुचला है। देखिए, हमारा काम जो है ना पोस्ट एक्सीडेंट तो है ही नहीं, हमारा काम है प्रिवेंट करना एक्सीडेंट को। क्या ये बात सच है? ई चालान की जो फीस पे होती है 20 या 30% पुलिस के पास जाता है और बाकी किसी एक 70% किसी प्राइवेट कंपनी के पास जाता है। एक हफ्ते में 28,000 चालान हुए हैं, इसमें से डंपर्स कितने हैं? 1000 के करीब होंगे। ये रेशो 1000 तक बहुत कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 साल पुरानी एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उसका भी चालान करके उसको घर पे भेज दिया गया। तो इस तरह की चीजों को कैसे फेस करेंगे सर? उस बंदे को तो इस सिस्टम का थैंकफुल होना चाहिए। अब उसको पता है कि एक गाड़ी चल रही है, अब उसको हम भी ढूंढेंगे, वो भी ढूंढेगा। ई चालान की प्रपोजल है, ये किसने दी थी? सिंध गवर्नमेंट ने सिंध पुलिस को कहा कि हमें सोल्यूशन दें। क्या कभी कोई ऐसा प्रपोजल आपने नहीं दिया सिंध गवर्नमेंट को कि काश ये सड़क अगर आप बना दें तो हमारे लिए इतनी आसानी हो जाए और ये ट्रैफिक जाम ना हो यहाँ पर? अगर ओवरऑल अमन अमान की सूरत हाल देखें, ये मुनासिब है? कराची जो था ना 6th पोजीशन पे था खतरनाक तरीन शहरों में। सर वो तो सियासी टारगेट किलिंग्स वगैरह उस वक्त इतनी होती थी जिसकी वजह से ये मामला था, मगर अगर आप देखें स्ट्रीट क्राइम तो अब भी वैसे ही है। हाँ, स्ट्रीट क्राइम मोबाइल उसी तरह छीनते हैं और गन पॉइंट पे मार देते हैं एक छोटे से मोबाइल के लिए। वो वाली सूरत हाल तो सर वैसे ही है, नंबर्स आपके सामने ही होते हैं। यू आर राइट। मैं आपको फिर कंपैरिजन दे दूं भला। लंदन में आप उसमें कराची से ज़्यादा क्राइम रजिस्टर हो चुका है। वहाँ आप मोबाइल फ़ोन हाथ में खड़े लेकर घूम नहीं सकते लंदन में। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल वहीद हूँ और आप इनकलाब वॉइस देख रहे हैं। मेरे आज के मेहमान DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू फैसल। आप सोशल मीडिया देखें तो ई चालान को लेकर जो है बहुत सी बहस हो रही है, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जानना चाहूँगा कि ये कैमरे कितने लगाए हैं और कराची में कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं? देखिए, इनकी तादाद फ़िलहाल 1076 है। इसके अलावा ट्रैकर्स हैं जो तकरीबन 10,000 गाड़ियों में लगे हुए हैं, जिनको भी हम मॉनिटर करते हैं ओवर स्पीडिंग के हवाले से। तो ये एक मिक्स है दोनों चीज़ों का। और ये मेनली मेन शारा फैसल एयरपोर्ट से लेकर मेट्रोपोल और फिर दरमियान में जो राशिद मिनास रोड है, कारसाज वाली जो सड़क है, सर शाह सुलेमान रोड, शारा कायदीन, उसके बाद आया चंद्रीगढ़ रोड और असेंबली का पूरा एरिया, एंड देन फिर आपकी 2 तलवार, 3 तलवार, अब्दुल्ला शाह गाजी, उसके बाद DHA क्लिफ्टन। तो यूँ समझें कि ना 30% तो सेफली हम कह सकते हैं कराची कवर्ड है इसके अंदर। तो एक्सटेंड ये होगा अल्टीमेटली 12,000 कैमरे लगने, यूँ समझे एक 1/10 पे लगे हुए हैं इस वक्त 10वें हिस्से पे कराची के। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा एक्सटेंड होते जाएंगे और पूरी कराची में 12,000 कैमरों का जाल फैलेगा। ये जो आपने ट्रैकर्स की बात की कि गाड़ियों में ट्रैकर्स भी लगे हुए हैं, ये ट्रैकर्स का क्या सिलसिला है? ये देखें, जो हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो मेनली बड़ी गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं और उसकी और भी वजूहत हैं, लेकिन एक मेन वजह ये है। तो उनकी गाड़ियों को हर जगह पे हम कैमरे लगाकर रडार्स लगा के तो मॉनिटर कर नहीं सकते थे। लिहाजा हमने इसका सलूशन ये दिया कि हर गाड़ी जो है वो अपने गाड़ी में खुद ट्रैकर लगाएंगे और उसका एक्सेस ट्रैफिक पुलिस कराची को देंगे, ताकि अगर वो कहीं पे भी एक्सेसिव स्पीड होती है उनकी, यानी कि 30 किलोमीटर फी घंटा इनकी रफ्तार अलाउड है इनको कराची के अंदर। आप किन डंपर्स की बात करें? ये हर तरह की हैवी ट्रैफिक, डंपर, टैंकर्स, ये जो ट्रक्स, ट्रेलर्स, बसेस, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उन सबको जो है ट्रैकर्स उन्होंने नस्ब किए हैं और उनका कंट्रोल दिया है। और ये बतदरीज इनका इजाफा हो रहा है। मेरे ख्याल में ये अल्टीमेटली 20 से 25,000 गाड़ियों में जाकर लगेंगे और उनका कंट्रोल जब हमारे पास होगा तो कम से कम ओवर स्पीडिंग की वजह से जो है ना वो एक्सीडेंट्स में काफ़ी कंट्रोल आएगा। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें, ये जो आप कह रहे हैं कि हैवी जो हमारा ट्रैफिक है उसके ऊपर लगा है, तो ये कितने % के ऊपर लग चुके हैं? ये 50% से ज़्यादा, हाँ, सेफली, क्योंकि 12,000 पे हम पहुंच गए। और जो मेरा अंदाज़ा ये है कि 22,000 के करीब गाड़ियां हैं, जिसमें हमारे जो लोकल गुड्स ट्रांसपोर्ट है LGT, और हमारे डंपर्स हैं, उसमें टैंकर्स तकरीबन 3,500 से 4,000 हैं, और 1,000-2,000 के करीब डंपर्स हैं, और 12,000 के करीब ट्रेलर्स हैं, फिर 3,000 के करीब बसेस हैं।
तो इस तरह से अगर आप देखें जो यानी कि एक्सीडेंट कॉजिंग व्हीकल्स हैं उनकी तादाद अगर हम कैलकुलेट करें तो 70 लाख गाड़ियों में वो सिर्फ 20 से 25 हज़ार के दरमियान है जिसको हमने कंट्रोल करना है, जिनके एक्सीडेंट की जिनकी स्पीड को हमने कंट्रोल करना है। बाकी तो कैमरे लगे हैं हर पूरे कराची में लगेंगे, वो अदर देन जो ओवर स्पीडिंग के हर तरह के जो वो हैं वायलेशंस वो उनको डिटेक्ट करेंगे। ये जो आप कैमरे और ट्रैकर की बात कर रहे हैं जो आपने हैवी व्हीकल्स पे लगाया है, ये भी जब से ये ई चालान के कैमरे ऑन हुए हैं तो तब से ये एक्टिव हुए हैं? जी हाँ, ये लगवाने तो हमने शुरू कर दिए थे इनको जून में, लेकिन लॉ नहीं था उस वक़्त यानी कि हम उनको कहते थे कि आप लगाएँ और उनके पास ऑप्शन होता था कि वो लगाएँ या ना लगाएँ। लेकिन फिर जब ये ई टिकटिंग वाला लॉ पास हुआ तो उसके अंदर फिर हमने ये लाज़मी करार दे दिया कि हर किस्म की हैवी ट्रैफ़िक व्हीकल जो है उसके अंदर हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर ट्रैकर का लगाना लाज़मी है। अगर कोई नहीं लगाता, इवेड करता है तो उसका हमने जुर्माना 1 लाख रुपया रखा और अगर कोई लगा कर उतारता है तो उसका जुर्माना भी 1 लाख रुपए है। एक शहरी जो रोड पे जा रहा है उसका ई चालान हो जाता है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसका ई चालान हो गया? जब उसको घर पे ही जब आएगा, उसके घर पे जो है चालान आएगा तभी पता चलेगा या उससे पहले भी कहीं पता चलेगा? देखिए 3 तरीकों से हम पब्लिक को बता रहे हैं, सिटीजन्स को। पहला तरीका तो यही है जो आपने बताया जो कि पोस्टल सर्विस के ज़रिए उनके घरों तक पहुंचेगा। दूसरा, अगर उनका मोबाइल नंबर जो उनके यूज़ में है और वही वहाँ एक्साइज़ में रजिस्टर्ड है तो उस नंबर पर मैसेज आएगा। और तीसरा हमारी ऐप है जो हमारे वेबसाइट के ऊपर डाउनलोडेबल फॉर्म में पड़ी है। तो अगर वो कोई डाउनलोड करेगा और उसमें अपना शनाख्ती कार्ड डालेगा तो उसके अगेंस्ट जितनी भी गाड़ियाँ होंगी वो उसको दिखेंगी और अगर कहीं पे भी वो कोई टिकट उसको मौसूल हो रहा होगा तो इंस्टेंटेनियसली उस ऐप के थ्रू उसको पता लगेगा। तो 3 तरीकों से हम अप्रोच कर रहे हैं पब्लिक को, सिटीजन्स को, ताकि उन्हें पता लगे कि उनको ई टिकट जारी हो गए। कुछ नंबर्स हैं मेरे पास। आपने एक हफ्ते में 28,000 चालान किए हैं और तकरीबन 25 करोड़ रुपए जो है वो जुर्माने हुए हैं। तो ये रकम आपके पास जमा हो चुकी है या अभी सिर्फ उनके घर पर चालान डिलीवर हुए हैं? देखिए हमारा ना काम है टिकट इशू करना और ना हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट है कि ये पैसे हमारे पास आने हैं। ये तो जाने सीधे ट्रेजरी के अंदर जो कि ख़जाना कहलाता है सरकार का। तो वहाँ का हमें नहीं पता होता कि उधर कितने टिकट्स जमा हो रहे हैं। अल्टीमेटली महीने के बाद हमें पता लगेगा कि कितने टिकट्स हमने इशू किए, उनकी मालियत कितनी थी और कितने पैसे रियलाइज़ हुए उनसे। तो वो तो अल्टीमेटली पता लगना है महीने के बाद। बाकी फ़िलहाल डेली बेसिस पे जिस तरह के हमें टिकट्स के इशुएंस का पता होता है, ये हमें नहीं पता होता कि वो कितने लोग उसको जमा करा रहे हैं। लेकिन मैंने अपने तजस्सुस को यानी कि की वजह से पता किया था तो मालूम चला कि काफ़ी लोगों ने पहली जो माफ़ी है वेवर जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने दिया उसको एक्सरसाइज किया है ताकि वो पे ना करें और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने पे भी किया है। चालान जो है ये जब हो जाता है, होने के बाद अगर कोई वो शख्स चालान जमा नहीं करवाता, उसके घर पर आया वो नहीं जमा करवाता, तो उसको फिर आप कैसे फॉलो करते हैं? देखें ये एक एस्केलेटिंग स्केल है। 21 दिन का ये टिकट होता है, 21 दिन उसकी वैलिडिटी है, यानी कि वो 14 दिन तक अगर उसको जमा करा दे तो 50% ऑफ हो जाता है उनका। और अगर 14 दिन के बाद और 21 दिन के अंदर जमा कराए तो जो फ़ाइन अमाउंट है वो पूरा देना पड़ेगा। और अगर 21 दिन गुजर जाएं तो फ़ाइन अमाउंट डबल हो जाएगा। तो ये तो हो गया एस्केलेट। अब हम किस तरह से उसको करेंगे, तो 21 दिन के बाद वो गाड़ी जो होगी वो हमारे सिस्टम में हाईलाइट होगी और शहर में कहीं भी चल रही हो? कहीं भी चल रही होगी तो वो हमें हाईलाइट होगी। तो उसके अंदर हम जो है उसको क्लैंप कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर खड़ी होगी वहाँ पर उसको हम क्लैंप लगाकर इमोबाइल कर देंगे उस वक्त तक के जब तक वो उसको पे ना कर दे। नंबर 1। नंबर 2, 3 महीने तक अगर वो गाड़ी क्लैंप नहीं होती या वो स्कॉट फ्री घूमती है तो 3 महीने बाद उस गाड़ी के मालिक का जो लाइसेंस होगा वो सस्पेंड होगा। और उसके बाद भी अगर वो सामने नहीं आते तो फिर 6 माह बाद उनका जो CNIC है वो कोर्ट्स के थ्रू नादरा में डिजिटली इम्पाउंड होगा। और अल्टीमेटली मकसद यही होगा कि वो आकर स्टेट ने अगर उसको कोई टिकट दिया या उसको चैलेंज करे या उसको पे करे। ही कैन नॉट या दे कैन नॉट जस्ट गो विदाउट यानी गिविंग अ हीट। उनको अल्टीमेटली पे करना है या चैलेंज करना है। तो उसके बाद उनका टिकट अगर वो पे कर देते हैं तो फिर उनका CNIC वो डिजिटली जो इम्पाउंड किया होगा उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ हाउ
the law will take its own course. आपने भी चैलेंज की बात की। अगर मेरे घर पर चालान आया है, मेरा चालान हो गया है और मैं उसको ये समझता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और Yeah. मैंने ये ट्रैफिक लॉ की वॉयलेशन नहीं की, तो उसको मैं कहाँ जाकर चैलेंज करूँगा? देखिए हमारे 11 सहूलत सेंटर्स हैं पूरे कराची के अंदर, जो कि यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक है मिनिमम, और कहीं-कहीं हमने 2 भी रखे हैं। तो वहाँ आप वॉक इन कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। अभी काफ़ी सारे लोग, जो मैंने आपको बताया, मेजॉरिटी लोगों ने वॉक इन करके सहूलत सेंटर्स पे जाकर पहला जो टिकट था उनका, वो चूँकि आम माफ़ी थी चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, तो वो उन्होंने वेवर करवा लिया। तो और अगर कोई चैलेंज करना चाहता है, तो वो वहाँ चैलेंज भी कर सकता है। चैलेंज जो है वो सेक्शन ऑफिसर के सामने होगा। नहीं, ये इसमें सेक्शन ऑफिसर का कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे अलग से ग्रेजुएट नौजवान हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनसे डेटा लेंगे। वो और ट्रैफिक पुलिस के एम्प्लॉय हैं? हाँ, ट्रैफ़िक पुलिस के एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, और वो फिर उसको डेटा एंटर करके एक टिकट इश्यू करेंगे, जो कि कंप्लेंट आईडी होगी, और फिर जो एसपी होगा उस डिस्ट्रिक्ट का, और एक सीपीएलसी के नुमाइंदे, वो बैठकर उनको सुनेंगे। अगर उनकी बात ठीक होगी तो टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा, और अगर उनकी बात कन्विंसिंग नहीं होगी तो उनको बता दिया जाएगा कि आप जाकर टिकट को पे करें। सर, यहाँ पर आवाम की आपसे एक शिकायत है। वो ये कि जब हम किसी कानून को तोड़ते हैं या इवन के पुलिस अफ़सरान भी आपको पता है कि रिश्वतखोरी में इसमें मुलविस रहते हैं, अगर उनके खिलाफ हमें कोई शिकायत करनी होती है, तो हम अदालत जाते हैं। इवन कि हम अदालत जाकर किसी पुलिस ऑफ़िसर के खिलाफ भी एफ़आईआर कटवा सकते हैं। मगर ये कैसा रूल रेगुलेशन है कि मतलब ट्रैफ़िक की वॉयलेशन मैंने की और आप मुझ पे कह रहे हैं कि यार ये आपने जुर्म किया है, मैं उससे इनकारी हूँ, और उसके बाद फिर मैं कंप्लेन है वो लेकर आप ही के पास आऊँ और फिर आप ही उसके ऊपर फ़ैसला बनाएँ। यानी कि वो कहते हैं ना कि मुल्ज़िम भी आप भी हैं और वकील भी आप ही हैं और जज भी आप ही हैं। आप ही के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो तो मुझे ही गिल्टी करार देंगे ना सर। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि होगा, क्योंकि कोई दुश्मनी तो है नहीं। एक बंदे के साथ ज़्यादती हो गई है तो नहीं, वो देखें, उसमें फिर भी ऑप्शन है आपके पास। एक तो आपका अपना नुमाइंदा बैठा होगा वहाँ पे पब्लिक का, जो कि सीपीएलसी इज़ सिटीज़न पुलिस लिएज़ॉन कमेटी, उनका मेंबर होगा, तो वो पब्लिक का नुमाइंदा है एक। दूसरा, अगर वो समझते हैं कि हम गए कमेटी के सामने, हमारी बात नहीं सही समझी गई और उसको अहमियत नहीं दी गई या उसको खारिज कर दिया गया, तो फिर वो कोर्ट्स हमने बनाई हैं, नोटिफ़ाई हुई हैं, वो ट्रैफ़िक कोर्ट्स, वो भी लॉ नहीं एनविसिज किए हैं, फर्स्ट टाइम वो अभी नोटिफ़ाई होंगी, और फिर आप कोर्ट जाकर उसके फैसले के अगेंस्ट भी आप अपील कर सकते हैं। अच्छा, वो कोर्ट्स कौन देख रहा है? मतलब वो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं इलाके के, वो ही ट्रैफ़िक कोर्ट्स के मैजिस्ट्रेट्स होंगे। एक चीज़ ये समझाइएगा, जो दूसरे शहरों की गाड़ियाँ, जैसे पंजाब की कोई कार यहाँ पर चल रही है और वो, या ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप उसको फ़ॉलो करते हैं और उसका चालान कर देते हैं, तो उसका ओनर तो पंजाब में बैठा हुआ है, तो क्या चालान पंजाब जाएगा? कि उसको कैसे नहीं, ट्रेस करेंगे? वो ऐसा है कि वो गाड़ियाँ जो कि सिंध में रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो उनका डेटा फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। लेकिन से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने चारों, यानी कि जो यूनिट्स हैं, यानी पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जीबी, यानी इन पाँचों के साथ यानी लेटर मूव किए हुए हैं कि डेटा की म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि हमारा डेटा वो देख सकें, उनका डेटा हम। इस वक्त चूँकि ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लिहाजा वो जो गाड़ियाँ जो कि इस तरह की टिकट्स जनरेट कर रही हैं, वायलेशन कर रही हैं, और हम उनको टिकट नहीं जनरेट कर पा रहे, तो वो हम नोट करते जा रहे हैं। हम उसे कहते हैं बीएल, यानी ब्लैक लिस्ट पूल। जैसे ही हमारे पास वो डेटा आएगा, तो उसके अगेंस्ट में हम उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। अच्छा सर, जब से ये ई-चालान शुरू हुआ है, डिजिटल मीडिया पर एक मीम्स का तूफ़ान है, कराची ट्रैफ़िक पुलिस पे तनकीद हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जो है नंबर प्लेट्स के ऊपर कपड़ा डाल के गाड़ी चला रहे हैं कि कैमरे में ना आएँ। कुछ ऐसे भी हैं कि तस्वीर आपने उनके घर पर भेजी और वो कोई घर पे ये बहस शुरू हो गई कि आप जो है ये बताएँ, चालान को छोड़ें, ये बताएँ साथ में लड़की कौन बैठी हुई है। ये भी एक इस तरह का चल रहा है। और फिर एक शिकायत सर ये आ रही है कि आप जो तस्वीर लेकर भेज रहे हैं वो डेटा लीक हो रहा है। वो सोशल मीडिया पे डलता है और लोग उसकी मीम्स बना रहे हैं, जबकि शहरियों को इसके ऊपर इतराज़ है कि अगर कोई डेटा है तो वो लीक तो नहीं होना चाहिए ना, अगर आपके एंड से हो रहा है। सबसे पहले तो देखें, डेटा की जो सैंक्टिटी है और उसकी जो पर्सनल लोगों की प्राइवेसी है, वो हमारे लिए सुप्रीम है। हम ये एनविज़िज ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते कि कोई टिकट हमारे ऑफिस से कहीं पे भी लीक हो। हमारे बड़े अगर सर ये हो रहा स्ट्रिक्ट, है, देखें, एक एक इंसिडेंट में हुआ है, और जो कि हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है,
उसमें भी जो है ना इस वक्त तक जो भी तफ्तीश हुई है, इंक्वायरी हुई है, उसमें हमारे वो टिकट का वो फ़ोटो नहीं है, यानी कि उस पे टिकट जनरेट नहीं हुआ हुआ। तो बहरहाल अगर ऐसा हुआ भी है तो ऐसा जो भी है बंदा जिसने भी किया है हमारे अगर ऑफिस का भी है तो ही विल बी नो मोर बी अ पार्ट ऑफ पुलिस, क्योंकि हमने वी हैव टू सेट द स्टैंडर्ड। और हमारे जो प्रोटोकॉल है उसमें यानी कि मोबाइल फ़ोन अलाउड ही नहीं है, किसी भी किस्म का गैजेट हमारे जो सेंटर्स होते हैं वहाँ हम अलाउ नहीं करते। फिर सेकेंडली आपने कहा कि जो लोगों के पास टिकट्स जा रहे हैं तो वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने वैसे ही कोशिश की है कि हम किस तरह से इसको स्मॉक कर सकते हैं या ब्लर कर सकते हैं। वो हमारी टेक्निकल टीम है, वो उस पे काम कर रही है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर हो सकता होगा, क्योंकि वही ब्लर जो है ना आपको सीट बेल्ट दिखा रहा है एक्चुअली। अगर आप ब्लर कर देंगे तो सीट बेल्ट भी आपका वो ब्लर हो जाएगा। तो उस पर हम देख रहे हैं कि हाउ कैन व्हाट कैन बी द वे आउट, दुनिया में कैसे कर रहे होते हैं। तो अगर कोई वे आउट होगा तो इंशाल्लाह वी विल आल्सो डू दैट, बिकॉज़ हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सी शक्ल है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कौन-सी गाड़ी का नंबर है जो कि ये वायलेशन कर रहा है, तो वी विल डू दैट। पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब मैं कुछ सवाल वो करना चाहता हूँ कि जो आम शहरी के ज़हन में है। जैसे कि ट्रैफ़िक पुलिस की ये कोई पहली मुहिम नहीं है जो इतने ज़ोरों-शोर से शुरू हुई हो। इससे पहले हमने देखा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज से कुछ साल पहले तक मोटरसाइकिल के ऊपर डबल हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल अलाउ नहीं था, चालान होता था। फिर इसी तरह हमने देखा कि शाहरा फैसल पे एक बाइक लेन बनी, ठीक है? उसका भी काफ़ी ज़ोरों-शोर से वो हुआ। तो अब ये हुआ है, मगर वो सारी मुहिम हमने देखी कि उनका अब कोई चर्चा नहीं होता। आप शारा फैसल पे जाएँ, बाइक वाले ऐसे ही चला रहे होते हैं और उनका चालान भी नहीं होता। वो डबल हेलमेट भी कहीं नज़र नहीं आते, क्योंकि अवाम ने तनकीद की थी। अब अवाम इसके ऊपर भी तनकीद कर रही है। तो आपको लगता है कि ये भी फिर दब जाएगी किसी तरह? एक्चुअली वो अवाम की तनकीद की वजह से नहीं रुकते, लेकिन वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नहीं है, इस वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके पास सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, तो फिर तो अवाम देखे ना, ये कोई कैसे कह सकता है कि मैं हेलमेट नहीं पहनूँगा? या वो ये कैसे कह सकता है कि मैं लॉ को फ़ॉलो नहीं करूँगा? हाँ, जब आप उसको फ़ॉलो ही नहीं करवा सकते, जब आप वो चेज़ ही नहीं कर सकते, उसको आप ज़बरदस्ती तो नहीं आप बैठ के उसको लेफ्ट लेन में ला सकते। अब आपके पास टूल आ गया है, वक़्त के साथ टेक्नोलॉजी आपको ना एम्पावर करती है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको हमने एनफ़ोर्स करना है, लोगों को भी हमने सिखाना है। अब अगर एक बंदा बगैर हेलमेट के वो कहता है कि मैंने चलाना है, तो भले चलाए, फिर वो ही इज़ अ हैज़र्ड टू हिमसेल्फ, ही इज़ अ हैज़र्ड टू द रेस्ट ऑफ द कम्यूटर्स, तो ही विल हैव टू पे। देखिए फ़ाइन है, फ़ाइन की डेटरेंस होनी चाहिए ना। तो अगर ये ऐसा तो नहीं है कि 3 वक़्त का खाना है, खाना ही खाना है उसने। ये तो भई चॉइस है। इफ यू आर कमिटिंग वायलेशन बाय चॉइस, तो ये देन इट इज़ अप टू यू। वो तो फिर आपको फिर टिकट पड़ेगा। अल्टीमेटली यू विल हैव टू मेंड योर वेज़। हाँ, पहले ये होता था कि जैसे अमीर शेख साहब के दौर में उन्होंने बहुत मेहनत की, लेफ्ट लेन में मोटर बाइक को चलाने के लिए कोशिश की। पुलिस ऑफिसर्स शाम को मगरिब के वक़्त आ जाते थे, लोगों को लाइनें लगाकर उसको मोटर बाइक्स को लेफ्ट लेन में लगाते थे। अल्टीमेटली एक हमारा पुलिस ऑफिसर हिट हो गया, वो शहीद हो गया। तो फिर वो जो था जो इम्प्लीमेंटेशन रिजीम थी वो कैंसल करनी पड़ गई। अब हमारा बंदा तो कोई ग्राउंड पे नहीं है। अब जो भी अगर वायलेशन कर रहा है, हेलमेट नहीं पहन रहा या लेन में नहीं चल रहा, तो उसको टिकट जाना है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो एक ही ऑप्शन है, हेलमेट पहन ले और बस लाइफ को एन्जॉय करे। वो ठीक है आपकी बात, मगर मैं डबल हेलमेट की बात कर रहा हूँ। डबल हेलमेट पे भी हेलमेट की जाएगा, तो अब तो कहीं नज़र नहीं आता। नहीं जाएगा, तो इवन कि बिल्कुल। बाइक या उबर करीम अगर कोई जानने वाला नहीं है। सफ़र करता है, वो भी नहीं पहनते। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि कागज़ पे साइन करने से डबल हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे। नेचुरली सबसे बड़ा उस्ताद जो होता है वो पेन होता है। तकलीफ़ जो है ना, जो आपको सिखाती है चीज़, वो किताब पढ़ने से भी नहीं आप सीख सकते, ना आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं। जब जेब पर असर पड़ेगा, फाइनेंशियल लॉस पड़ेगा, बर्डन आएगा, तो दूसरा हेलमेट भी नज़र आएगा। आज आपको पहला हेलमेट दिख रहा है, कल आपको दूसरा भी दिखेगा और वो उनको करना पड़ेगा। देयर इज़ नो ऑप्शन, देयर इज़ नो चॉइस। सर, एक दिल की बात आपकी जानना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप दिल से जवाब देंगे। आपको क्या लगता है कि सर, ये जो ई-चालान की जो आपने सिलसिला शुरू किया है, इसके बाद अवाम के दिल में पुलिस के लिए मोहब्बत बढ़ी है या नफ़रत में इज़ाफ़ा हुआ है? मैं आपको दिल की बात बताऊँ, ये सिर्फ़ जो है ना सियासत हो रही है इसके ऊपर। यही सियासतदान और यही जो लोग जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जब हमारे साथ चाय पे बैठते हैं, वो कहते हैं काम बहुत बढ़िया किया आपने। लेकिन जब वो मीडिया पर आते हैं, तो उनको तनकीद तो करनी है, फॉर व्हाटएवर रीज़न्स।
अल्टीमेटली ना ये बेहतरी है, सबकी बेहतरी है। इसमें क्राइम कम होगा, इसमें एक्सीडेंट्स कम होंगे, इसमें सेफ्टी बढ़ेगी, इसमें आपका ट्रैवल टाइम कम होगा, इसमें आपका तेल बचेगा, इसमें आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे, इसमें आपका प्रेशर जो आता है, स्ट्रेस, वो रिलीज़ होगा। जब रोड पे आप कम चलेंगे, टाइम आपका बचेगा, उसकी मोनेटाइजेशन तो करें। एक ज़िंदगी जब जाती है ना 25 साल की उम्र में, उसको अगर मोनेटाइज़ करें तो वो कम से कम 1 करोड़ रुपए है। यानी कि व्हेन यू लूज़ वन लाइफ, यू लूज़ 10 मिलियन रुपीज़। उसके मुकाबले में 5,000 इज़ अ मिनिस्क्यूल, देयर इज़ नो कंपैरिज़न। यू कैन नॉट मोनेटाइज़ लाइफ। तो आपके ख्याल में आवाम खुश क्यों नजर नहीं आ रही? देखें इसका क्या रीजन है? देखें ना, एक क्या हमारी आवाम का रवैया ऐसा हो चुका है? नहीं, मेरा ख्याल है जब भी आप किसी को डिसिप्लिन करते हैं ना, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उसकी आदत है ना कि उसने एक तरीके से काम करना है, तो वो तंग होता है, वो आपको रिएक्ट करता है। तो ये जो दौर है ना, ये टीथिंग प्रॉब्लम्स का है। जब बच्चों को दांत आते हैं ना, बहुत उसको बुखार चढ़ता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो दांत उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है कि मरते वक्त जो है ना, अगर कोई चीज़ बचती है जिस्म में तो वो दांत होता है। दे आर सो इम्पॉर्टेंट। तो जब कोई चीज़ अच्छी आती है तकलीफ देती है, लेकिन जब वो पक्की हो जाती है तो फिर सारी उम्र खाते भी हैं दांतों से। ये चालान की प्रपोजल है, ये किसने दी थी? मतलब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गई थी या सिंध हुकूमत ने कहा था कि हमें कुछ इस तरह का सिस्टम दें कि जिससे मतलब ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो? कहाँ से गया था ये प्रपोजल? एक्चुअली ये एक्सीडेंट्स की मतलब बढ़ती हुई तादाद की वजह से हर कोई परेशान था, और फिर सिंध गवर्नमेंट ने सिंध पुलिस को कहा कि हमें सोल्यूशन दें। तो हमने बड़ा स्टडी किया, अल्टीमेटली सोल्यूशन यही नज़र आया पूरी दुनिया को पढ़ने के बाद, कि देयर इज़ नो वे दैट यू कैन कंट्रोल और मैनेज द ट्रैफिक ऑन रोड्स मैन्युअली। ये हो ही नहीं सकता। आप बीमार तो कर सकते हैं अपने पुलिस ऑफिसर्स को, उनको करप्ट तो कर सकते हैं, उनको नफ़रत का एक निशान तो बना सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर सकते। द ओनली वे आउट वाज़ टेक्नोलॉजी। मैं आपको मिसाल दूँ, मैं एक जगह खेलता था स्क्वॉश, तो वहाँ पर जो है ना वो फ़ीस होती थी ₹2, 2 पाउंड्स। वो मैं 2 पाउंड जब भी मैं खेलने जाता था, मैं मेंबर नहीं था, लिहाज़ा मुझे हर दफ़ा जाकर पैसे देने होते थे। एक दिन जो है बिजली नहीं थी वहाँ, मैं गया, मैंने 2 पाउंड्स दिए, मैं तो पर्ची उठाता नहीं था, मैं चला गया स्क्वॉश खेलने। थोड़ी देर बाद नॉक हुआ, उन्होंने मुझे बाहर निकाला, उन्होंने कहा कि आपने टिकट नहीं लिया। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो लिया है। मैं जब बाहर गया तो रिसेप्शन पे जो लेडी थी, उसने वो 2 रुपए रख लिए थे और सिस्टम से जनरेट नहीं किए। अब जहाँ पर उसको सवाबदीद आई, तो उसने 2 रुपए भी नहीं छोड़े। तो मैं आई कुड रीड इन हर आईज़, मुझे पता था वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो मेरी आँखों में तो आँखें नहीं मिला सकती थी वो। जब मैंने फिर खुद एडमिट किया कि ये 2 मैंने नहीं दिए थे रुपए इसको, मैंने दूसरे 2 रुपए दिए, और नहीं फिर तो मैं आपको फाइट करनी चाहिए थी सर। नहीं, अब 2 रुपए की वजह से उसकी जॉब चली जानी थी। तो बहरहाल मैंने तो उस ह्यूमेन एंगल को देखा, लेकिन उसके बाद फिर जब मेरी उससे दोस्ती हो गई, तो शी वाज़ वेरी अपोलोजेटिक। उसने कहा कि वो तो ये कह रही थी कि मेरे से जल्दी में नहीं हुआ और मैं भूल गई, आप चले गए, मैंने रख लिए, और मैं एडमिट भी नहीं कर पा रही थी। फिर आपने, मकसद ये है कि देखो, अंग्रेज़ को हम समझते हैं बहुत सिविलाइज़्ड है, एक्चुअली वो 2 रुपए भी नहीं छोड़ेगा जब उसको सवाब दोगे आप। तो ये तो फिर हम अभी स टेक्नोलॉजी में बिल्कुल नए हैं। जब टेक्नोलॉजी आएगी ना, तो आपकी सवाबदीद ख़त्म होती है। सबसे पहले डिस्क्रेशन जब ख़त्म होता है, तो वो सिस्टम बेहतर ही होगा ना, वो कैसे ख़राब हो सकता है? पब्लिक को ये समझना चाहिए, ये आपको रोड पे कोई रोकेगा नहीं, आपको हमने ट्रस्ट दे दिया, हमने आपके ऊपर यकीन कर लिया, एतमाद आपके ऊपर है। अब आप हाथ बढ़ाओ, हेलमेट पहनो, टिकट क्यों आएगा आपको? वन व्हीलिंग ना करो, स्किडिंग और ड्रिफ्टिंग ना करो, अपनी लेन में चलो, स्टॉप लाइन पे रुको, सिग्नल का ख्याल करो, अभी तो आप सिस्टम फेल हो जाएगा, टिकट ही नहीं जनरेट कर सकेगा। अभी आपने एक किस्सा भी सुनाया और ह्यूमन एंगल का आपने तज़किरा किया। अगर हम इसी पे बात करें तो आपको नहीं लगता कि ये फ़ाइन्स बहुत ज़्यादा हैं? अगर हम लाहौर से कंपेयर करें, लाहौर कराची से ज़्यादा वेल डेवलप है, वहाँ पे ट्रैफ़िक का सिस्टम ज़्यादा बेहतर है और वहाँ पर फ़ाइन्स इससे ज़्यादा कम है और वहाँ पर लोग फ़ॉलो भी करते हैं, ट्रैफ़िक का निज़ाम बहुत बेहतर है। तो आपको लगता है कि बस यही एक रास्ता था कि मतलब बहुत ज़्यादा हेवी फ़ाइन लगा दें और उसके बाद सब कंट्रोल हो जाएगा? तो एक कोई गरीब अगर वो बाइक में मुश्किल से पेट्रोल डलवाता है और उसके बाद अगर उससे कुछ गलती हो जाती है या चलें कैमरे की गलती है, उसने गलती नहीं की, तो वो इतने हेवी फाइन सर कैसे पे करेगा? पेट्रोल डलवाएगा या फाइन भरेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये कोई 3 वक़्त का खाना तो नहीं है कि आपने खाना है, महँगा है। ये आपकी चॉइस है
इधर क्या है, लोग जो है ना मगर सर जंप करके गरीब के 3 दिन का खाना तो बनता है। अगर तो 1000 रुपए भी कम से कम फाइन हो या 2000 हो तो ये कॉस्ट देखिए मैटर करती मैं है। आपको बताऊं, देखिए अगर आप ये बात करते हैं ना, तो पंजाब में ये गलत चल रहा है, लाहौर का फाइन जहाँ पे भी चल रहा है 200 रुपये वाला, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है। नहीं, मैंने इसको चेक किया है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो ऑथेंटिक नहीं है, मगर फिर भी जब मैंने असल रेट निकाले तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है सर। नहीं देखिए, लाहौर के कम है। देखिए हेलमेट पे चालान हो रहा है ना मोटर बाइक वाले का, वो है 2000 रुपया पंजाब का, लाहौर का। हमारा लाहौर कितना है, 5000 है। इसमें 50% डिस्काउंट है, तो कितना हो वो गया? तो सर सिर्फ पहले पे है ना। नहीं, वो पहला तो बिल्कुल माफ है। एजुकेशन है ना, आप किसी को टिकट कर रहे हैं, आप उसको 100% माफ कर रहे हैं पहला। फिर दूसरा जब होगा तो उसको 50% हर टिकट पे माफ है, अगर आप 14 दिन में आप जमा कराते हैं। तो फिर अगर आप रिपीटेडली आपने ये करना है वायलेशन, तो फिर तो आपको मोटर बाइक भी नहीं चलानी चाहिए। यू आर अ डेंजरस सिटीजन। आपको एक दफ़ा फुल माफ़ी मिली, दूसरी दफ़ा हाफ मिली, तीसरी दफ़ा आप करके आप कह रहे हो कि मैं जो है ना रिपीटेडली करूँगा। तो ये सी इस तरह नेशन थोड़ी बिल्ड होती है। आपका कैरेक्टर बिल्ड तब होगा जब आपने एक दफ़ा माफ़ी ले ली, आपने कहा ठीक है मुझसे गलती हो गई थी, मुझे आप वेवर दे दें, आपको वेवर मिल गया ना, अब आपको भी सोचना चाहिए कि भाई ये मेरे लिए डेंजरस था। भाई अगर कोई हेलमेट पहनेगा तो क्या आपको फ़ायदा होगा? उसी को फ़ायदा होना है ना, या सरकार को फ़ायदा होना है। इनडायरेक्टली ज़रूर होना है कि उसका एक सिटीज़न बच गया। तो आप मोटर बाइक पर तो सिर्फ़ इस पर ही हो रहा है कि वो हेलमेट नहीं पहन रहे। कार पे किस पे हो रहा है कि वो सीट बेल्ट नहीं पहन रहे। हाँ, आगे चल कर जैसे-जैसे ये सिस्टम जो है लोगों के ज़हनों में बैठ जाएगा, तो फिर हम उनको एजुकेट भी करेंगे और उनको लेन भी डिसिप्लिन बताएँगे कि दिस इज़ हेलमेट और दिस इज़ द लेन डिसिप्लिन। अभी जो मेन चालान हो रहे हैं ना, मैं आपको बता दूँ, वो हो रहे हैं हेलमेट, सीट बेल्ट, जंपिंग द रेड लाइट। अब ये 3 जो है ना, ये हमारे मेन है। फिर ओवर स्पीडिंग जो हो रहा है वो बड़ी गाड़ियों का ज़्यादातर हो रहा है। यानी कि ट्रक्स हैं, डंपर्स हैं, ट्रेलर्स हैं, टैंकर्स हैं, बसेज़ हैं छोटी वाली, तो इनकी ओवर स्पीडिंग पे इनको चालान मिल रहा है। तो हमने स्टार्ट लिया है, फिर छत पे लोग बिठाकर जो सफ़र कर रहे हैं, 5-6 हेड्स में तो हम टिकट इश्यू कर रहे हैं। किसकी भलाई है इसमें? मुझे आप बताएँ खुद। अच्छा शादाब, अभी आपने मेरे एक सवाल के जवाब में कहा कि बंद कमरों में सब तारीफ़ें करते हैं आपके इस इक़दाम की और ओपन में जो है वो सियासत करते हैं। ये इसको ज़रा क्लियर करेंगे कि कौन सियासत करता है? मतलब अवाम सियासत करती है या जो पुलिस अफ़सरान हैं अपनी महफ़िलों में, ये क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए ना, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, अब आप खुद समझें, पुलिस वाले तो नहीं है ना ओपिनियन मेकर्स, या बेचारी आवाम तो नहीं है ना। सर मगर ओपिनियन पूरी मेकर्स हैं। हुकूमत का ओपिनियन तो बनाती है ना, जैसे आपने ट्रैफ़िक का ये वाला आपने प्रपोज़ल दिया, तो उन्होंने कबूल किया। चलें इसमें तो चलें फिर ऐसा भी कर लें, जैसे आप समझें। लेकिन आपकी जो आवाम है ना, वो समझ रही है मैं किसके लिए कह रहा हूँ। तो दे ऑल एप्रिशिएट, दे नो, दुनिया घूम रहे हैं ना, पैसा इनके पास है, जाते हैं, आते हैं, सारी दुनिया घूमते हैं। दे नो कि दिस इज़ द सॉल्यूशन। लेकिन फिर एक सेल भी करना होता है ना पॉइंट, तो वो सेल पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। गवर्नमेंट अगर समझती है कि ये एग्ज़ॉर्बिटेंट हैं, बहुत ज़्यादा हैं हमारे फ़ाइन, तो ये तो फिर लॉ मेकर्स खुद ही बैठकर फैसला करेंगे, और अगर कम डाउनवर्ड रिवीजन होती है तो हमने तो इम्प्लीमेंट ही करना है। हमने लेजिस्लेट थोड़ी किया है, हमें एक लॉ बन के मिला, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो भी कैसे, फेसलेस तरीके से। और उसमें भी क्या है, एविडेंस है। अगर कोई गलती हो गई है सिस्टम से, उसका रिड्रेसल है, आप जाके अपील कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे भी मुतमईन नहीं है तो कोर्ट्स हैं, कोर्ट में आप जाके अपील करें। तो देयर इज़ अ सिस्टम लाइक, उसमें मेरा नहीं ख़्याल कि कोई इतनी कोई वो इबाहम है, या कोई डिस्क्रेशन है, या किसी के पास कोई चांसेस हैं कि भाई वो इसमें करप्शन करेगा। हम तो इसी को ख़त्म करने के लिए तो ये सिस्टम लेकर आए, ताकि लोग रोडों पर उनकी अना, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी सेल्फ एस्टीम जो है ना, फैमिली के साथ कोई जा रहा है और एकदम से कोई एम्बुश कर रहा है, 3-4 बंदे आकर टिकट इश्यू कर रहे हैं, तो ये ज़ाहिर-सी बात है, आप और हम इन्हीं रोडों पे चलते हैं, हमारे साथ भी हुआ है, या हम देखते हैं, हमारे एक्सपीरियंस में आता है, तो दिस इज़ नॉट गुड। वो तो एक्सट्रीम केसेस में कोई क्रिमिनल हो, कोई दहशतगर्द हो, कोई ऐसे आपको चैलेंज कर रहा हो रिट को, तो उसको आप इस तरह रोक सकते हैं। लेकिन एक आम सिटीज़न को, जो अगर किसी उससे गलती हो भी गई बेचारे से, उसको आप इस तरह से उसकी फैमिली के सामने, तो एक आपकी एक एस्टीम होती है, वो भी, हम तो ये चीज़ें ही जो ज़हन में रखकर ये सिस्टम लेकर आए हैं, और ये पब्लिक के लिए है, सिटीज़न्स के लिए, अवाम के लिए है। उनकी सेल्फ एस्टीम और उनके, वो अपने आप को ठीक करें। हम उनको जो टिकट्स दे रहे हैं, अगर 10 आप वायलेशन करें तो 10 टिकट थोड़ी भेज रहे हैं हम आपको। हम तो आपको 1 भेज रहे हैं, 9 तो आपको वार्निंग्स दे रहे हैं कि भाई ये देखें, आपने यहाँ पे भी ये किया, वहाँ पे भी वो किया।
अब भी आप उसको देखकर आप कहें कि नहीं जी मैंने तो करना ही वो है जो मैं सही समझता हूँ, और वो है कि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहननी है, या मैंने ओवर स्पीडिंग या वन व्हीलिंग या ड्रिफ्टिंग करनी है, तो फिर यू आर अ डेंजरस सिटीजन, लाइक यू हैव टू बी टेकन आउट, यू लूज योर राइट टू ड्राइव ऑन रोड। आपने अभी इस ई चालान को चैलेंज करने की बात की, आपने कहा कि इसको अदालत में भी किया जा सकता है। तो सर अदालतों का हाल आपको पता है, एक छोटे-छोटे केसेस कितने सालों चलते रहते हैं। तो इसके ऊपर कोई मतलब चेक एंड बैलेंस है कि मैक्सिमम या मिनिमम एक जो ट्रैफिक चालान का ई चालान का केस है, ये इतने दिनों में क्लोज हो जाएगा, ये इतने ये महीनों समरी ट्रायल है जी, ये तो देखे ना, एविडेंस होता है आपके पास, आपने ये कहना है कि भाई ये मैं नहीं हूँ, और आपके पास सबूत होगा कुछ ना कुछ, जबकि टिकट कहता है कि ये आप हो। तो इसको जो है ना, भले वो सीपीएलसी करे या जज करे या कोई भी जी शोर आदमी करे, उसको कितना टाइम लगेगा, उसमें किस चीज़ की यानी कि वो है। आपके ख्याल में ये 1 हफ्ते में निपट जाएगा? हाँ हाँ, ये तो देखिए हमने जो इंक्वायरी कमेटी रखी है वो तो उसका टाइम ही 10 दिन का है। 10 दिन के अंदर उन्हें डिसाइड कर रहे हैं, या इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि आपने ये प्रपोज़ल जो है वो ट्रैफ़िक की बेहतरी के लिए हुकूमत को बनाकर पेश किया और उन्होंने इसको जो है वो कबूल किया या थोड़ी बहुत तरमीम करके उसको लगा दिया। तो ट्रैफ़िक की बेहतरी के लिए अच्छा इक़दाम है। मगर सर आपको ऐसा नहीं लगता कि कराची की बहुत सारी सड़कें टूटी हुई हैं जिनकी वजह से ट्रैफ़िक जाम होता है, घंटों ट्रैफ़िक जाम रहता है, इवन कि हमें पुलिस एहलकार भी वहाँ नज़र नहीं आते और यूनिवर्सिटी रोड का हाल तो आपके सामने है। तो क्या कभी कोई ऐसा प्रपोज़ल आपने नहीं दिया सिंध गवर्नमेंट को कि काश ये सड़क अगर आप बना दें तो हमारे लिए इतनी आसानी हो जाए और ये ट्रैफ़िक जाम ना हो यहाँ पर? जी, बिल्कुल, हर मीटिंग में हम बताते हैं, जितने पॉट होल्स हैं, जो सड़कों के मतलब वो हैं अपना नैरो हो जाती हैं कहीं पर बॉटलनेक्स हैं, ये सब हमने बताए हुए हैं। सिंध हुकूमत को बताते हैं? हाँ, हम तो कमिश्नर को बताते हैं, हमारे तो जो लीडर या समझें टीम लीडर वही हैं, तो उनकी नॉलेज में होते हैं, वो फिर आगे टेकअप करते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि हम तो डायरेक्ट नहीं गवर्नमेंट को बता सकते, वो कमिश्नर के थ्रू ही बताते हैं। तो अब ये है कि लेट्स सी कि ये जो रोड्स बन रही हैं, ये कब तक बनेगी, जैसे जना एवेन्यू है, वो सारा खुदा हुआ है, यूनिवर्सिटी रोड है, मंगोपी रोड की आप देख लें हालत, फिर माड़ीपुर रोड आके जाकर, ये सारी रोडों जो है, इसीलिए वहाँ टिकट भी इशू नहीं होंगे। ज़ाहिर-सी बात है जब वो बनेंगी, ठीक होंगी, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, मोटरेबल होंगी तो फिर उस टिकट इशू होंगे। हाँ, ये है कि जहाँ पर हमारी रोड्स ठीक हैं, वहाँ पर लोगों को भी चाहिए कि दे शुड लाइक बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे, यानी कि आप अपने आप को भी सिक्योर कर रहे हो, आप फेलो सिटीज़न को भी रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो ट्रैफ़िक के लॉज़ जो होते हैं ना, वो कोई किसी के लिए प्यूनिटिव नहीं होते, वो प्रिवेंटिव होते हैं, एजुकेटिव होते हैं। आप जब ये कहते हैं उनसे कि यार ये सड़क टूटी हुई है इसको बेहतर करें, तो कोई मतलब कोई जवाब आता है या बस वो टाइमलाइन है, सुनी अनसुनी हो जाती देखिए है? टाइमलाइन है हर एक की कि भाई आपको पता है कराची के अंदर जो सीगेस ने काम किया है, 6000 किलोमीटर सड़क खोदी है उन्होंने। कितनी? 6000 किलोमीटर। और वहाँ पर क्या किया उन्होंने, जो है मट्टी डाल दी, बारिशें हुई, मट्टी निकल गई, अब खड्डे बन गए। वैसे ये इश्यूज तो हैं हमारे, अब ये किसको नज़र नहीं आते, आप भी जाते होंगे, हम भी, मेरे दफ्तर के सामने पूरी रोड टूटी हुई है, तो ये नेचुरली सबको पता है। तो अब ये तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या तरीक़ाकार है। हाँ, ये जैसे यूनिवर्सिटी रोड है, या जैसे आपने खुद ही कहा, अब इनका टाइम फ्रेम है, इसमें रेड लाइन बन रही है, रेड लाइन जब बन जाएगी तो साइड वाली सड़क भी बन जाएगी, उसमें 1 साल मज़ीद में भी लग जाए, तो इसीलिए वहाँ पर हम जो है इसको लेके नहीं जा सकते ई टिकट को, फिर तो लोगों की फिर बात सही हो जाएगी ना। अभी तो लोगों को पता नहीं है बेचारों को, वो ये समझ रहे हैं कि भाई हर जगह ही टिकट आ रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। वही आ उधर रहे हैं, जैसे मेन रोड्स हैं हमारी जो बनी हुई हैं, जहाँ पर सिग्नल काम कर रहे हैं वहीं टिकट जनरेट होगा, जो सिग्नल ही काम नहीं कर रहा वहाँ टिकट कैसे जनरेट होगा। अब लोगों को चाहिए कि उनको एजुकेट करे रादर देन कि उनको और भी मिसगाइड और मिसलीड कर रहे हैं, और वो यही समझ रहे हैं बेचारे कि भाई औरंगी में भी हो रहा है तो कोरंगी में भी हो रहा है, तो मलिर हॉल्ट पे भी हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वो सड़क है जो शाहराह फैसल हो गई, या जैसे राशिद मिनास रोड है, या कारसाज है, डिफेंस क्लिफ्टन, इन जगहों पर वो टिकट जनरेट हो रहे हैं, और वो भी यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया, पहला टिकट माफ़, हर टिकट पे 50% ऑफ, हर टिकट आपको इशू भी नहीं हो रहा, वायलेशंस की आपको वार्निंग्स अलग आ रही हैं ऐप पर। भाई आप ठीक हो जाएंगे तो ये बेहतर है ना, आपके आपके पास क्यों इन्वेस्टर नहीं आता, आपके पास क्यों टूरिस्ट नहीं आता, आपका क्रिमिनल क्यों इस तरह इजीली ब्लेंड होकर क्रिमिनल केओटिक ट्रैफिक में गुम हो जाता है। व्हेन यू हैव मतलब डिसिप्लिन ट्रैफिक, तो हर कोई अट्रैक्ट होता है, बाहर आप जाएं, पहला ही आपका जो इंटरेक्शन होता है वो रोड से होता है।
जब आपका रोड पे मेहम होगा, केओस होगा, तो उसका क्या इंप्रेशन होगा? हम तो यही चाह रहे हैं। हम ये थोड़ी चाह रहे हैं कि भाई ये केओस भी रहे और डिसिप्लिन भी ना हो और पैसे बनते रहें। हु वुड लाइक इट? सर पिछले 6 महीने में कराची में टारगेट किलिंग से इतने लोग नहीं मरे जितने डंपर्स ने कुचल दिए, चाहे वो बच्चे हों, फैमिलीज़ हों। हम सबका दिल रोता है, आप भी यकीनन इस पर गमगीन होंगे। तो सर मुझे ये बताएं कि ई चालान के लिए जो कैमरे लगे हैं, वो एक बाइक की नंबर प्लेट देखकर उनके घर पर तो चालान भेज देते हैं, मगर उनको इतना बड़ा डंपर पे लगी इतनी बड़ी नंबर प्लेट नहीं पकड़ पाते कि वो इसमें हेल्प आउट कर सकें कि किस डंपर ने कुचला है, कैसे कुचला है, या ये डंपर वाला किस तरह चला रहा था। तो ये इसमें आपके कैमरे कोई हेल्प नहीं करते? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि डंपरों के लिए तो हमने अलग लॉ लाए कि उनको ट्रैफ़िक के, क्योंकि ये आउटस्कर्ट्स में ज़्यादा चलते हैं, उन रोडों पे ज़्यादा चलते हैं जो कि जैसे नॉर्दर्न बाईपास हो गया या हब रिवर रोड हो गई या कोरंगी साइड पे, एक्सीडेंट भी वहीं होते हैं ना ज़्यादा। तो अब वहाँ पे कैमरे भी नहीं हैं। अगर हों भी तो फिर लोग भी ये कहेंगे कि भाई इधर देखो, ये ऐसी रोड पे ऐसे टिकट आ रहे हैं। तो हमने उनके अंदर ट्रैकर्स लगवाए हैं, इसीलिए लगवाए हैं ताकि वो जहाँ भी चलें, भले वो जो है ना औरंगी में चल रहे हों या पाकिस्तान बाज़ार में या बाहर हब रिवर पे, उनका ट्रैकर तो हमें बता रहा है ना वो किस चीज़ उसकी स्पीड क्या है। तो उसके थ्रू काफ़ी टिकट्स जनरेट हुए हैं और सबसे महँगा टिकट भी इन्हीं का है। वो ट्रैकर्स हैं और कैमरे भी हैं? ये नहीं, सिर्फ ट्रैकर है? ट्रैकर देखिए ना, ट्रैकर आपको बताएगा कि स्पीड कितनी है। फिर वो लोकेशन देता है अपनी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक डंपर है, वो 50 पे जा रहा है, 20 ऊपर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी डंपर का नाम, मतलब नंबर, उसके मालिक का नाम, उसका स्पीड और वो लोकेशन ज ज और वो टाइम, ये 5 चीज़ें वो हमें बताता है। वो खुद ब खुद टिकट जनरेट हो जाता है और वो 20,000 का तो टिकट है। लाइक अगर किसी डंपर को 3-4 टिकट चले जाएँ, तो वो 100 दफ़ा सोचेंगे और यकीन करें कि 2 रीज़न की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। एक स्पीड की वजह से, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे में बाकी सब गाड़ियों में भी आ जाएगा और हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट होगा कि कोई जुर्रत नहीं करेगा 30 से ऊपर जाने की। दूसरा जो मसला है ना, जो कि उससे भी ज़्यादा संगीन है, वो है फ़िटनेस। देखिए, बाहर आप जाते हैं तो गाड़ी को पुल आउट करता है कोई ऑफिसर, तो आपसे 2 चीज़ें माँगता है। एक आप एमओटी यानी कि आपकी गाड़ी की फ़िटनेस, दूसरा ड्राइवर उसका लाइसेंस। 2 चीज़ें अगर ठीक है तो बाकी आपकी खैर है, कोई मसला नहीं है। अब हमारे यहाँ जो है ना, मसला यही है कि गाड़ियों की फ़िटनेस आप खुद देख के अंदाज़ा लगा लें। यानी कि 60 की, 65 की, 70 की गाड़ियाँ चल रही हैं, 1960 की। अब मतलब 1960 का मतलब है कि 65 साल पुरानी गाड़ियाँ। अब 65 साल में तो गाड़ी ख़त्म हो गई है। अब वो तो एक ज़िंदा लाश है, यानी कि एक डेथ सेल है। अब जिसको हिट हो जाए वो तो गया बेचारा। तो देखें, एमओटी अब हर काम तो पुलिस का भी नहीं है, लेकिन अगर सही तरह से इनकी इंस्पेक्शन हो और वो गाड़ियाँ जो कि मतलब रोड वर्दी नहीं है, वो हमेशा के लिए कंडेम कर दी जाएँ, तो फिर इन्वेस्ट करेंगे ना ट्रांसपोर्टर भी नई गाड़ियों में। तो सर ये जो पुरानी गाड़ियाँ चल रही है, इनको बंद करना, रोड से हटाना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? वही मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि यानी कि जब ये पॉलिसी मतलब होलिस्टिक तब होगी जब आप लाइसेंस, उसका इजरा, उसमें सख्ती, बहुत मुश्किल से लाइसेंस मिले। नंबर 2, गाड़ी, गाड़ी की फिटनेस और ऐसी फिटनेस कि हर गाड़ी इजीली उसे पास भी ना हो। आपको पता है बाहर जो है आम प्राइवेट गाड़ी की भी एमओटी होती है। यहाँ तो मैं सिर्फ हैवी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ ना, वहाँ जो ये मोटरसाइकिलें चल रही हैं ना हमारे कराची में, यूँ समझो 50% समंदर बुर्द हो जाए अगर वो एमओटी आ जाए ना इधर। डंपर्स की बात हो रही है। एक हफ्ते में 28,000 चालान हुए हैं। आप ही का नंबर है, टीवी पे चल रहा है। मुझे ये बताएं कि इसमें से डंपर्स कितने हैं? कितने हैवी डंपर ट्रैफिक में 1000 के करीब होंगे। ये रेशो 1000 लगता है कि बहुत कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको समझाऊँ, गाड़ियाँ जो चल रही हैं ना, 100 में से 60 गाड़ियाँ बाइक हैं कराची में, फिर अगली 20 गाड़ियाँ कारें हैं। 60 और 20 कितनी हो गई? 80। 80। अब जो बाकी के 20 गाड़ियाँ चल रही हैं ना, उनमें हर तरह की गाड़ियाँ हैं। उसमें 1% बसें, 4% बसें हैं, 2% फलाना है, 1% फलाना है। वो फ़ीसद जो है ना, वो इतने-इतने हैं। अब आ जाएँ आप टिकट जनरेट पे, तो टिकट जनरेट किसको होगा? जो ज़्यादा दिखेगा, वो ज़्यादा गलतियाँ करेगा और उसको टिकट भी उतने ही जनरेट होंगे। तो अब मैंने जो हिसाब लगाया, वो ये देखा कि 65% या 60% बाइक्स हैं जिनको टिकट्स अगर इशू देखें ना, तो जितने टिकट इशू हुए हैं उनमें जो मोटर बाइक्स को 47% हुए हैं।
उनकी जो प्रोपोर्शनेट थे वो 60 होने चाहिए थे, लेकिन इनको हमने, क्योंकि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है, यानी कि हम नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई बोझ आए, और उस हिसाब से अगर परसेंटेज वाइज देखें प्रोपोर्शनेट, तो उसमें ज़्यादा है डंपर का, क्योंकि वो हैं भी तो ज़्यादा लापरवाह। जब लापरवाही करेंगे तो फिर भुगतेंगे। सर मेरा वो डंपर वाला सवाल उसका सही से आंसर नहीं मिला। तो क्या आपने कोई हेल्प आउट किया? जो डंपर्स जो हैं वो एक्सीडेंट में मुलविस हैं, आपके कैमरों से कोई हेल्प मिली उनको पकड़ने में या कोई फाइंड आउट करने में? देखिए, हमारा काम जो है ना, पोस्ट एक्सीडेंट तो है ही नहीं, हमारा काम है प्रिवेंट करना एक्सीडेंट को। एक दफ़ा एक्सीडेंट हो गया फिर तो भाई पुलिस आ जाएगी ना, एफआईआर वो करेगी, गिरफ्तारी भी वो करेगी, जो भी अदालत ले जाएगी, उसमें फिर हमारा रोल हो जाता है ख़त्म। हमारी कामयाबी ये है, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीनों में माहाना 90 के करीब लोगों की डेथ हो रही थी। उसके बाद हमने मेहनत की, अप्रैल में, मई में, जून में 3 महीने हमने ना इनको जो है क्या कहते हैं, ट्रैकर्स लगवाना शुरू किए। उस वक़्त कानून था नहीं, तो हम उनको सख्ती करते थे, फिर प्यार किया, कभी सख्ती की, इस तरह चल रहा था। कुछ ने लगाए, कुछ ने नहीं लगाए। आप अंदाज़ा लगाएँ कि पिछले माह जो है, जो अक्टूबर का महीना था, उसमें डेथ्स जो हुई हैं ड्यू टू एक्सीडेंट, वो हुई हैं 48, कहाँ 90 प्लस और कहाँ 48। अगर ये हम 40 बंदों की जान बचा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना, वरना महीने के अंदर आप 40 बंदों की जानें बच रही हैं, तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, बटन दबा रहा हूँ, या विशफुल थिंकिंग है मेरी, उससे लोग बच रहे हैं। हम सब मिलकर कुछ काम कर रहे होंगे, तभी तो ये एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। सर मैं ये डंपर्स की, ड्राइवर्स की या डंपर्स के जो ओनर्स हैं उनकी एक साइकी आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये क्या वजह है कि ये जितने हादसात होते हैं हैवी ट्रैफिक को लेकर वो ज़्यादातर डंपर से होते हैं, 95% आप कह लें, जबकि यही हैवी ट्रैफिक ऑयल टैंकर्स भी हैं, पेट्रोल पंप का ऑयल्स भी आता है, इवन के वाटर टैंकर भी चलते हैं बड़े जो कंपनीज के हैं, वो ये हादसात नहीं करते। डंपर्स ही ये हादसात क्यों करते हैं? ये इसका क्या रीज़न है आपके? अच्छा, इसके 2 रीज़न हैं। एक तो मीडिया को पता नहीं है कि डंपर की डेफिनेशन क्या है। वो जो भी गाड़ी बड़ी, मतलब ट्रेलर भी मारेगा ना, वो डंपर के नाम से चलेगा। फिर बाद में तस्हीह होगी भी, तो लोगों के ज़हन में तो बैठ गया कि भाई डंपर की वजह से हुआ। सर फुटेजेस में डंपर ही नज़र आते हैं हमें, जो नहीं, वायरल होते हैं नहीं, वो बकायदे डंपर ही होते हैं। नहीं, देखे ना, एक दफ़ा क्या हुआ, टैंकर ने हिट किया, वो टैंकर था, एक टैंकर ने हिट किया तो 5 डंपर जले थे, क्योंकि खबर क्या चली थी कि डंपर की टक्कर से जेल के सामने नौजवान जान बहक, ये जो खबर चली। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था। 1 घंटे में क्या हुआ कि 5 या 6 जो भी थे डंपर जल गए। उनको, चलो उनको कोई और करतूत किए होंगे, उसकी सज़ा मिल गई उनको। लेकिन क्या है कि शुरू में क्या चला, डंपर डंपर चला तो डंपर जल गए। पता लगा वो तो था ही टैंकर। खैर, ये है कि इनके प्रॉब्लम पता है क्या है? इनका प्रॉब्लम है पैसा कमाना। इनको है जल्दी पैसे कमाने की। इनके पास टाइम ब्रैकेट है रात 10 से सुबह 6 बजे तक, जिसमें ये चल सकते हैं शहर में। अब ये क्या करते हैं, उसमें अगर मतलब 8 घंटे है ना, 8 घंटे में ज़्यादा 2 फेरे लगाओगे आप। यहाँ से जाओगे, अल आसिफ से भी आगे इनका कोई माल होता है, वहाँ से ये लोड करते हैं, फिर आते हैं शहर में अनलोड करते हैं, फिर जाते हैं लोड करते हैं, फिर आते हैं अनलोड करते हैं। 2 फेरे अगर लगाएं तो स्लो स्लो काम। इनको चाहिए 3 फेरे। अब जब 3 फेरे आप लगाओगे तो 70-80 पे चलाओगे, तो ना ब्रेक लगेगी, ना दिमाग काम करेगा, ना कोई आपको बंदा नज़र आएगा। तो इनके सामने वो बंदे जो होते हैं ना, वो कीड़े-मकोड़े। तो इनको सख्ती हमने यही की है। मैंने तो इनसे कोई 6 महीने तो मेरी इनके साथ मीटिंग्स जो हुई हैं, तो अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आया कि भाई जब तक इसके अंदर ट्रैकर नहीं लगेगा, ये किसी सूरत में भी कंट्रोल नहीं आएँगे। क्योंकि देखो, एक गाड़ी अगर तेज़ जा रही है, आप उसको कैसे रोकोगे? वो इतना ऊपर बैठा हुआ है। पुलिस वाला अगर चाहे भी तो ही कांट हेल्प इट। उसको आप रोकेगा तो वो तो और ख़तरनाक है, वो उसको भी हिट कर सकता है। सर सुनने में ये आता है कि ये जो डंपर ओनर्स हैं या डंपर एसोसिएशन के जो बड़े लोग हैं वो आपके काबू में भी नहीं आते, मीटिंग्स में जो है वो आप लोगों से भी बहस नहीं, नहीं, टकरार ये की ऐसे ही जाती है। खबरें हैं। आपको बहस अंदाज़ा टकरार नहीं की है, जाती मैंने है। जब बंद किए थे ना ये बाहर जो है ये क्या कहते हैं, सईदाबाद में इनकी गाड़ियाँ, तो ये सीधे हो गए थे। इन्होंने टाइम लिया कि हम लगाते हैं ट्रैकर, फिर ही तो ट्रैकर लगे। सर कल एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद वो साहब आ गए हैं खुद और सुना है कि उनके गार्ड्स ने फायरिंग की है। जो हाँ, डंपर वो एसोसिएशन देखें, ये तो देखें, तो हर ये तो एक्सीडेंट मतलब एक सीधा सीधा कानून को चैलेंज है। वो आप कह रहे हैं कि एफआईआर हो गई ना उसके ऊपर।
अभी सर भुगतेगा। एफआईआर तो होती रहती हैं, एफआईआर तो भी स्टेट क्या करे वाला, गोली तो नहीं मार सकती ना, जेल में भेज सकती है ना ज़्यादा से ज़्यादा, वो बस स्टेट करेगी। लेकिन ऐसा है नहीं, जितना इम्प्रेशन है ना, वो ऐसे ऐसा नहीं है कि वो डिक्टेट कराएगा। ये कानून बन गया है, अगर वो नहीं लगाएगा तो 1 लाख रुपए जुर्माना भरेगा। कितने भर लेगा? 1 2 3, बिजनेस से आउट हो जाएगा। हाँ, उसको ये एक ही हल है, टक्कर लगवाए, 30 से कम चले। बाकी एक्सीडेंट तो फिर भी होंगे, ये बाइक वाले भी घुस जाते हैं कभी कभार। आपका कोई टारगेट मिशन है कि आपको इस तारीख तक या इस महीने या साल तक आपको तमाम जो हैवी व्हीकल्स हैं उन पे ट्रैकर लगा हाँ हाँ बिल्कुल, नो क्या डाउट, आपका क्या टारगेट 100% इन पे लगाने। अगर ये नहीं लगाएंगे तो नहीं ये कब चल, तक? मैं टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। बस अभी तो 1 2 टिकट हमने इनको जनरेट करने हैं, उसके बाद सीधे हो जाएंगे, दिसंबर से पहले हो जाएंगे। सब में लग जाएगा हाँ 100%? 100%, इसमें 99% भी नहीं होगा। देखें, बाकी अल्टीमेटली आप चाह ही ये रहे हैं कि भाई आपने ट्रैफिक के कंट्रोल करना है एक्सीडेंट्स को, तो उसको ऐसे ही कर सकते हैं ना, हेलमेट पहनवा के, सीट बेल्ट पहनवा के, स्पीड पे कंट्रोल करके, ट्रैकर लगवा के, टिकट्स जनरेट करके, दिस दैट्स इट। अगर कोई उसकी फ्रेमवर्क से बाहर समझता है अपने आप को, तो फिर उसकी गाड़ी बंद होगी। इस वक्त कराची में ट्रैफिक पुलिस की कितनी नफरी है? 5,000। 5,000। तो सर जब ये ई कैमरे लग गए हैं, तो मेरे निचले लेवल पर कुछ जानने हुए हैं पुलिस वाले, तो उनमें ये बड़ी बहस हो रही है कि यार अब तो ई कैमरे लग गए, हमारा काम खत्म हो जाएगा और हम क्या करेंगे। तो कुछ पुलिस वाले ये भी सुनने में आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि हमें नॉर्मल पुलिस की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए, देखिए, क्योंकि ये उन्हें उनकी अपनी नौकरी चॉइस है। खतरे में नजर आ रही है। नहीं, खतरा क्या है, देखिए ना, इन्होंने जब जॉब ली थी तो तनख्वाह के पे गुजारे की ली थी ना। ईमानदार आदमी के लिए ना ये काफ़ी पैसे होते हैं। आपको पता है, गरीब आदमी बेचारे 30,000 मुश्किल से महीना उनको मिलता है, फिर भी वो घर चला रहे हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिफॉर्म वाले हैं, इनकी तनख्वाहें लाखों में हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ अगर कोई चाहता है, समझता है, तो वो भले चला जाए डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर, दे आर फ्री टू मूव। हम तो उसको ज़बरदस्ती अनविलिंग वर्कर को रख कर, मैंने कोई सवाब तो नहीं मिलेगा मुझे। मुझे तो वो बंदा चाहिए जिसके अंदर मोटिवेशन हो, जो हाईली मोटिवेटेड बंदा होगा, वही मैं उससे काम ले सकता हूँ। बाकी काम ख़त्म नहीं हुआ। देखें, हमारे कराची के अंदर तकरीबन 400 जगहों पर ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर सिग्नल होने चाहिए। अब वो 400 जो चौराहे चल रहे हैं, वहाँ पुलिस ऑफिसर खड़े हो रहे हैं। पहले उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था, असल में ना शुरू से ही ना हमारे ना 2 किस्म की पुलिस थी। एक वो जो चौराहे चलाती थी, एक वो जो टिकट इश्यू करती थी। अब टिकट इश्यू करने वालों की बदनामी की वजह से जो चौराहों पे खड़े होकर धुएँ खाकर आपको ट्रैफ़िक चलाते थे, वो भी बदनाम होते थे। अब वो वाला पोर्शन तो ख़त्म कर दिया हमने। अब जो है ना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है यहाँ पर ट्रैफ़िक रेगुलेशन विंग नज़र आएगी, और वो क्यों ख़त्म होगी? हाँ, या तो फिर यहाँ पे सिग्नल्स लग जाएँ, हाईली यानी कि सोफिस्टिकेटेड किस्म की टेक्नोलॉजी हो, रोड आपके चौड़े हों, कोई एनक्रोचमेंट ना हो, फिर तो मैं समझता हूँ 5,000 क्या 500 बंदे भी काफ़ी हैं पूरी कराची के लिए। आपको ये नहीं लगता कि बहुत से लोगों का जो करप्ट पुलिस अफसरान थे, उनके लिए उनका ये एक ज़रिया आमदन भी था, जो करप्ट थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। तो इस वजह से भी लोग ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि ई चालान पे सब सिस्टम आ गया है, तो उनकी तो रिश्वत वगैरह लेने के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, आप करते जा रहे हैं। नहीं, अब बंद हो गए हैं, करते क्या जा रहे हैं? अब क्या उनके पास ऑप्शन है? देयर इज़ नो ऑप्शन, दे कैन नॉट स्टॉप अ व्हीकल, दे कैन नॉट इश्यू अ टिकट। तो अब ऑप्शन उनके पास है, भाई आप हमारे साथ रहकर लोगों को रेगुलेट करके खिदमत करें, या डिस्ट्रिक्ट पुलिस में चले जाएँ। ई चालान लोगों की ज़िंदगियों पे काफ़ी असर डाल रही है। जैसे कि अभी हमने देखा कि कुछ लुटेरे भी सरगर्म हो गए हैं। ई चालान के हवाले से एसएमएस लोगों को आ रहे हैं कि आपका फलाँ सड़क पर जो है वो ई चालान हुआ है और इस पे जो है ना आप ये करें वरना आपका जुर्माना इतना हो जाएगा। एक ये सवाल है। अच्छा, दूसरा ये कि एक पिछले दिनों काफ़ी इसके ऊपर वायरल हुआ और मीम बनी कि 4 साल पुरानी एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और वो कहीं कैमरे में आई और उसका भी चालान करके उसको घर पे भेज दिया गया। वो बेचारा पहले मोटरसाइकिल के गम से नहीं निकल पाया और ये चालान पकड़ के तो वो बेचारा। तो इस तरह की चीज़ों को कैसे फेस करेंगे सर? मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि क्या आपने जो है वो आवाम के दिलों में मोहब्बत पैदा की, ई चालान नाफ़िज़ करके, या आपने मज़ीद दूरी इख्तियार की? तो आपको नहीं लगता दूरी बढ़ रही है? नहीं, देखें, एक बंदे की मोटर बाइक गई हुई थी, उसको कोई पता नहीं था कि वो किधर है। अगर तो ये वाक़ई उसी की बाइक है और किसी ने उसका नंबर सिर्फ़ यूज़ नहीं किया, तो उम्मीद तो जागी उसको, और टिकट उसने कौन-सा भरना है? अब मैंने, कोई पागल ही होगा जो उससे कहेगा कि नहीं तुम्हारी चोरी हो गई तो हो गई, तुम भरो। वो जाएगा सहूलत सेंटर, उसका टिकट तो हो गया क्लोज़। हाँ, उसको एक उम्मीद मिली। और देखिए ना, सिस्टम आया ये भी है। ये सेफ सिटी जो है ना, ये दिस विल डू वंडर्स। ये आपको अंदाज़ा नहीं है, ये तो सिर्फ़ टिकटिंग पर बहस हो रही है। इसके अंदर इतने फ़ीचर्स हैं कि ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह कराची में क्राइम को खुद ही देखेगा।
दुनिया में क्या है भला, दुनिया में कोई फरिश्ते थोड़ी कर रहे होते हैं पेट्रोलिंग, वो यही कैमरे होते हैं, उसके अंदर सिस्टम्स होते हैं, लोगों को पता होता है कि भाई ये हमें देख रहा है, तो इसी वजह से क्राइम कम होता है। यहाँ पे भी यही होगा अल्टीमेटली। तो उस बंदे को तो यानी कि कम से कम इस सिस्टम का मरून वो क्या करें, थैंकफुल होना चाहिए। अब उसको पता है कि एक गाड़ी चल रही है, अब उसको हम भी ढूंढेंगे, वो भी ढूंढेगा, और हमने वैसे सेफ सिटी को बता दिया है, और जब भी वो गाड़ी निकलेगी उस नंबर की गाड़ी, तो वो धर ली जाएगी। आई होप कि वो आजकल में हो जाए, ताकि हमारा एक और पॉइंट सामने आएगा। ऑल्दो वी आर नॉट ए क्राइम डिटेक्शन एजेंसी, लेकिन हमारे एक टिकट ने एटलीस्ट एक सिस्टम को जन्म दिया जिससे आप एक 4 साल पुरानी बाइक को डिटेक्ट कर पाए। ये हैविंग सेड दैट, दूसरा आपका क्या था पॉइंट, के लोग जो है घरों पे जो स्कैम कर रहे हैं ई चालान के नाम से, एसएमएस आ रहे हैं, कॉल आ सर रहे ऐसा हैं। हुआ कि ना देखें, 27 को हमने स्टार्ट लेना था, तो 24, 23, 25, 26 ये 4 दिनों में ना मुसलसल इतने सैकड़ों लोगों को, बल्कि मैं तो समझता हूँ मेरे सब जानने वालों को मैसेज गए, इवन मेरे घर में आ गए कि आपका जो है ना पिछले सिस्टम में 200 का चालान है, आप फौरन जमा कर दें, वरना नया सिस्टम आ गया तो ये 200 की जगह जो है 5000 हो जाएगा। अब लोगों ने कहा हाँ यार होगा शायद, तो उसमें कुछ लोग झांसे में आ गए। लेकिन जब ये सिस्टम आ गया तो अब इसमें क्या है कि एक तो आपके घर पे टिकट आना है, तो झूठी शेयर तो आपको मतलब माइनस हो गई। फिर उस टिकट के ऊपर क्यूआर कोड है हमारा, जब आप उसको स्कैन करेंगे तो हमारे सिस्टम में आपको दिखेगा। तो वो भी आपको मतलब एक तरीका ये है कि आपको मतलब वेरीफाई करने का। बाकी देखें ये जो जालसाज लोग हैं या जो डिजिटल फ्रॉड है, वो तो आपको पता है पूरी दुनिया में कहाँ तक पहुंचा हुआ है। तो ऐसे कोई हमारे सामने आया तो उसको भी हम भी कोशिश करेंगे कि उनको अरेस्ट करें, उनको बेनकाब करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने किक स्टार्ट लिया है, तो हमारा कोई चालान जो है वो कहीं पे भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि किसी को चालान ही झूठा गया हो। हाँ, मैसेजेस ज़रूर गए थे, लेकिन 27 के बाद वो भी ख़त्म हो गए। सर क्या ये बात सच है कि ये जो ई चालान की जो फीस पे होती है, इसका 20 या 30% जो है वो पुलिस के पास जाता है और बाकी किसी एक 70% किसी प्राइवेट कंपनी के पास जाता है? नहीं, नहीं, देखें 100% जाता है सरकार को। सरकार ने अंडर लॉ हमें 15% उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि जो रोड्स पर खड़े होते हैं गर्द में, गर्मी में, धूल में, तो उनके लिए है कि उनको रिवॉर्ड मनी के सूरत में उन्हीं को जाए। और 15% जो है वो टेक्नोलॉजी की इन्हांसमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वो अब कभी हमें मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी थोड़े मिल जाते हैं, 15% शायद नहीं मिलते। तो पिछले अगर हम 10 साल का मवाद वो करें, मुतालिया करें, तो मतलब किसी साल मिले हैं, किसी साल नहीं भी मिले। अब लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ने, उन्होंने बड़ा क्लियर डायरेक्शन दी है अपने जो स्टाफ को कि हर माह पुलिस ऑफिसर्स को अपना 15% आप उनकी रिवॉर्ड की मद में दें, ताकि जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनको उसी महीने इनाम मिले, ना कि एक साल बाद बताइए वो रिटायर हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, नए आ गए, जिनको मिलना था वो रिटायर ही हो गए मिसाल के तौर पे। तो वो एक मतलब इंसेंटिव नहीं था, वो एक लमसम अमाउंट आता था, फिर कभी नहीं भी आता था। अब ये है कि हर माह वो मिलेगा। उससे ये होगा, ये आपने पहले बात की, जो लोग भागने की कर रहे हैं, जब उनको हक हलाल के आपको पैसे मिल जाएँगे रिवॉर्ड की मद में हर महीने, तो मेरे ख़्याल में ये लोग रिटेन हो जाएँगे। तो सर आपने 30% का तो हिसाब दे दिया, बाकी 70% सत्तर फिर गवर्नमेंट के पास जाता है। अब उसमें भी हमने जो प्रपोज़ किया है, जिसमें कमिश्नर साहब हैं, मैं हूँ और मेयर साहब हैं, हमने एक डॉक्यूमेंट बना के सरकार को दिया है कि एक कंपनी बनाई बनाई जाए, कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी, जिसके अंदर यानी कि जितने 70% पैसे हैं वो उसको दे दिए जाएँ। वो फिर रोड के आपका ट्रैफिक के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम हैं, वो सारे उसके फिर हवाले हों, एक अंडर वन रूफ। क्या इस वक्त वो कंपनी फाल नहीं है? नहीं, है ही नहीं। वो तो कराची में तो ये है ना ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, ये तो मरा हुआ घोड़ा है। उसने क्या काम करना है, केडीए तो उसको वैसे ही जो है ना वो ओन नहीं करती। तो इसीलिए तो ये हालात है ना ट्रैफिक के, वरना तो आपके सिग्नल्स चल रहे होते बल्कि सैकड़ों होते। अब तो सैकड़ों क्या 100 भी नहीं है। तो अगर वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को ये बजट देते, उसमें इंजीनियर भर्ती करते, उसको वसअत देते, तो आज कराची की सड़कों का ये हाल थोड़ी होता। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी कंपनी के पास नहीं जाता, वो डायरेक्ट हुकूमत के पास जाता है। अच्छा सर, 2014 में याद पड़ता है कि उस वक्त भी जो है ये ई चालान का सिस्टम शुरू हुआ था और ठेका जो गालिबन है वो एक किसी निजी कंपनी को दिया गया था। बाद वो में है बिल्कुल। वो चालान देखें, मैं आप समझाऊँ, वो क्या करते थे, वो चालान जनरेट करने की मशीनें दी हुई थी उन्होंने पुलिस अफसरों को। तो
पैसे जब लोग जमा करते थे वो जाते खजाने में ही थे, लेकिन इनको हर ट्रांजैक्शन पर कुछ पैसे मिलते थे। ऐसा नहीं था कि उस इनके कंपनी को। हाँ, उस कंपनी को, क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, उन्होंने हार्डवेयर दिया, उन्होंने पुलिस को ट्रेन किया। तो पहले तो वो था ना कागज़ पे, पर्ची पे, फिर ये आ गई मशीन हाथ में, लेकिन उससे करप्शन ख़त्म नहीं हुई। मसला ये था कि भाई ऐसा ट्रांसपेरेंट निज़ाम होता कि जिसके अंदर सवाबदीद ना हो। तो खैर उस कंपनी ने उस कागज़ से जान छुड़ाई और सारी चीज़ें डेटाबेस के ऊपर ले आई। उसमें फिर जो जो उसने सर्विसेज दी, उसमें उसको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ पैसे मिलते थे, ₹1 पता नहीं ₹1.5। तो वो उसका वो था, गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा था। वो उसने किया, पूरा उसका ठेका ख़त्म हो गया। अब कोई ठेकेदार नहीं है, अब बस सिस्टम कंप्यूटर पे है और ये सिग्नल, ये क्या कहते हैं, कैमरों के ऊपर काम कर रहा है। बीच में कोई ठेकेदार नहीं है। क्या वो कंपनी किसी पुलिस ऑफिसर की मलकियत थी? नहीं, नहीं, वो तो पेशावर के थे लोग। मैं अभी आया तो उनका ठेका ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो मुझसे मिले। एक कराची के साबिक टीआईजी ट्रैफिक का इनाम आता है उसमें। नहीं, नहीं, देखिए वो ऐसे लोग फिर बातें बना लेते हैं। वो उनके दौर में तो वो रिफ़ॉर्म्स लेकर आए, जो आपने पहले बात की कि शारा फैसल को एक लेन देने की कोशिश की उन्होंने, जो मोटर बाइकर्स की हो। उन्होंने ये कागज़ का सिस्टम ख़त्म किया, उन्होंने शफ़ाफ़ियत लाने की कोशिश की। वो ये वाली कंपनी उन्हीं के दौर में आई। फिर उन्होंने कैमरे अपने ख़रीदे और पहले तो ऊपर कैमरे लगे नहीं हुए थे ना, तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस ऑफ़िसर को ट्रेन किया, वो चौकों पे खड़े होकर वीडियोज़ बनाते थे, फिर उन वीडियोज़ की बुनियाद पर ई-टिकट इश्यू करते थे। लेकिन सेंट्रल डेटा बेस नहीं था। इसलिए वो, जैसे मैंने कहा, सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं थी वो। ये जो सॉल्यूशन है, ये सस्टेनेबल है क्योंकि ये इसका एक सेंट्रलाइज़्ड डेटा बैंक है। इसमें कोई पुलिस ऑफ़िसर इन्वॉल्व नहीं है, कंप्लीटली फेसलेस है। वो जो हमारे डीआईजी थे, वो तो रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने ही तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म की और ये कंपनी उन्हीं के दौर में आई। उनको वो तो 2 साल रहे, उसके बाद वो कंपनी 8 साल रही। वो मेरे आने के साथ ही उसको मतलब ख़त्म किया, क्योंकि उससे क्या हो रहा था कि दिखने को तो वो मशीन थी, लेकिन सवाबदीद तो थी ना। आपको मैं टिकट करूं या ना करूं। ठीक है, मतलब ओनरशिप किसी पुलिस ऑफिसर की नहीं थी नहीं, उस नहीं, कंपनी की। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सर, ओवरऑल अब कुछ आपके पुलिस करियर पे बात कर लेते हैं। आपने अपना जो है सर्विस का काफ़ी हिस्सा अंदरूनी सिंध गुजारा। तो सर, कच्चे के डाकू एक बहुत बड़ा मसला है पुलिस के लिए, कानून नाफिज करने वालों के लिए। वो कि आपकी मेरा ख्याल है डायरेक्ट पोस्टिंग वहाँ पर नहीं रही, मगर आपने कुछ गालिबन एक दफ़ा कोई तजावीज़ दी थी पुलिस को। तो उसका क्या निकला और ये कच्चे के जो डाकू हैं वो कितने पावरफुल हैं? इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इनकी जो मेन जो रीज़न है ना, इनके सर्वाइवल की, वो वहाँ की एक्सेसिबिलिटी नहीं होना है। मतलब पुलिस वाले वहाँ तक जा ही नहीं सकते, दरिया के अंदर, और मतलब कश्तियों में जाना पड़ता है, कहीं-कहीं पर आपको तैर के जाना पड़ता है, कहीं-कहीं पर बिल्कुल जगह ही नहीं जाने की। और वो उनका तो बचपन से लेकर इस वक़्त तक वो ज़िंदगी उन्होंने वहीं गुज़ारी है, वो मछलियाँ हैं, वो इंसान तो है ही नहीं। तो एक नेचुरल उनके पास एक अपर हैंड है। लेकिन पहले दौर में ये होता था कि उनके पास इतने हेवी वेपन नहीं होते थे, तो पुलिस वाले अगर से के एपीसी में जाते थे तो वो उनकी जान चली जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था एपीसी में तो उनके एसएमजी ने हिट ही नहीं करना और वो ऊपर आ जाती थी। तो वो डायन कहते थे एपीसी को अपने अल्फाजों में, कि डायन आ गई। फिर क्या हुआ, वक्त के साथ साथ वेपन्स अपग्रेड हुए उनके। उनके पास तोप शिकन वेपन आ गए, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स आ गई, दुश्केज आ गए। तो अब जो इतने बड़े हथियार ये आएंगे, असला आया कहाँ से उनके पास? ये इधर से आता है, बुगटी, जो देरा बुगटी से आता है, केपी से आता है, अब तो सुने इंडिया का असला भी है उनके पास, वो कैसे? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो ऐसे आता है। देखें, मैं आपको बताऊं, एक हमने गधे पर, मतलब गधा गाड़ी पर एक डंडा था, ठीक ठाक बड़ा, जैसे आपकी ट्राइपॉड होती है ना, इतना बड़ा डंडा था। किसी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि गधा गाड़ी पे ना असला जा रहा है। तो हमने उसको रोक लिया, तो वहाँ पे तो डंडा पड़ा था। डंडे को गौर से देखा तो वो बैरल थी। अरे भाई, ये बैरल है इतनी बड़ी, ये तो आम गन की नहीं है, ये तो एंटी एयरक्राफ्ट गन की लग रही थी। ये कहाँ से तुम लाए? भाई मैं फलां जगह से ले आया हूँ। वहाँ गए तो वहाँ पे पूरी गन पड़ी। अभी क्या करते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे, यानी कि किसी में गधे पे अगर एक डंडा जा रहा है, किसी को क्या पता कि आगे जाके ये यानी कि असला बन रहा असला बनेगा। इसी तरह फिर ट्रिगर ग्रुप, उसको अलग से शॉपर में ले गए। जब वहाँ असेंबल किया तो आपकी, जैसे आपकी एंटी एयरक्राफ्ट गन बन जाती है। इसी तरह गोलियां ले जाते हैं। तो मतलब यानी कि हमारे यहाँ ना बॉर्डर की तो कंट्रोल नहीं है। आपका अफगानिस्तान आना जाना ऐसे ही है जैसे आप यहाँ से सुरावकोट गए, सुरावकोट से इधर आ गए।
तो व्हेन यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द बॉर्डर्स, तो वहाँ के लोग भी बलूचिस्तान से आना जाना ऐसे ही करते हैं। मंशियात भी ऐसी ही हमारी स्मगल हो रही होती है। तो नेचुरली वो कंट्रोल अभी सख्ती हुई है, उस सख्ती की वजह से आगे चल के जो है ना, इनको कम से कम असला तो आ गया इनके पास, गोलियां नहीं आएंगी, बारूद नहीं आएगा, तो वो चलने के काबिल नहीं होगा। तो ये तो देखें, आपका अफगान जंग जो जहाज था, उसके फॉल आउट्स हैं। अफगानिस्तान में जो जंगें चलती रहीं, वो असला रह गया, नेटो का असला आ गया, तो ये तो प्रॉब्लम है। तो सर ये भी सिक्योरिटी इदारों की क्या नाकामी नहीं है कि अगर असला स्मगल हो गए या वो चने टुकड़ों में टूट कर वहाँ पहुँच जाता है और असेंबल करते हैं वो लोग, तो ये भी तो एक बड़ी नाकामी है ना? देखिए ना, 100% तो हर कोई हर जगह प्रेजेंट नहीं होता। जो अल्लाह की ज़ात ही है जो हर जगह होती है। भले कितना भी बड़ा इदारा हो, मोसाद है ना, ये कितनी बड़ी इसराइल की एजेंसी है, उनके अंदर भी तो बंदे उठा के ले गए ना। तो ये है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं है कि ये कह के हम ये कहें कि भाई ये तो होता रहेगा। हाँ, मेहनत करें, इनके रूट्स पे जाएँ, इनको देखें कहाँ से आता है, कैसे कौन लाता है, कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। और चूँकि ये पुलिस का वो नहीं है, एम्बिट नहीं है, क्योंकि ये इंटर प्रोविंशियल भी है, क्रॉस बॉर्डर भी है, तो ये हमें इधर मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर हाँ, वो जब असला आ गया तो ये जो दहशत, ये क्या कहते हैं, कच्चे के जो डाकू थे, वो दहशत की अलामत बन गए। अब उनके पास पुलिस जाती है तो उनको मारते हैं। वेपन उनके पास इतना बड़ा आ गया है कि आपकी एपीसी हिट हो जाती है, एपीसी के अंदर एसएचओ शहीद हुए हैं पंजाब के, सिंध के। तो इस वजह से ना ये ज़्यादा अब प्रॉब्लम बन गए हैं। और जब तक इनके लिए कोई जामे हिकमत अमली नहीं होगी, जैसे अभी हो रही है कि कुछ लोगों को यानी कि प्रेशर्स देकर और सरेंडर कराया जा रहा है, तो बाकियों को लड़कर जो है ना, वो यानी कि न्यूट्रलाइज या अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये अगर मुसलसल चलता रहे तो शायद उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। एक पुलिस ऑफिसर ऐसा आप ये कह रहे हैं कि बाय फोर्स उनको हम नहीं कर सकते? नहीं, बाय फोर्स मैं कह रहा हूँ ना, कि जिस तरह अभी इन्होंने किया, 100 से ऊपर डाकू जो है सरेंडर कर गए। फोर्स ही की होगी ना, ऐसे तो कोई डाकू चल के नहीं आएगा खुशी से। उसे पता होगा मैं लड़ूंगा तो मरूंगा, तो बेहतर है कि मैं सरेंडर कर जाऊं। तो इस तरह की अगर ना मुसलसल आप जिहाद और जिद्दोजहद करते रहें, तो अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो असला इनके पास है और जो मतलब आग से आग लगती जा रही है, तो उसके लिए आपको भी मुसलसल उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। सर 2024 में जब डीआईजी सक्खर थे आप, तो आपने घोटकी के एसएसपी के खिलाफ जो है वो उनके ऊपर जो है वो डाकुओं की मदद का इल्ज़ाम लगाया। आपने ये जो है वो केस काफ़ी हाई प्रोफाइल बना, मगर आप ये साबित नहीं कर सके। तो कहाँ पहुँचा है सर ये? मैं इसका स्टेटस जानना चाह रहा हूँ। नहीं, वो तो आपने इंक्वायरी हो गई थी। हुँ, और मैं वो ये तो कह रहा हूँ यहाँ कि पे इल्ज़ाम तो साबित नहीं हुआ इंक्वायरी में। देखें, अभी एक बंदा कोई जाति रंजिश थी उस तरफ से या आपकी तरफ से जो ये नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जूनियर था, यंग था, कुछ करना चाह रहा था, लेकिन उससे गलतियां हुई। मैंने उसको हाईलाइट किया, पॉइंट आउट किया, और फिर अल्टीमेटली वो जो ख़त जो था, जैसे भी लीक हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। तो उसकी वजह से लोगों के जहन में शायद ये आ गया। मैं तो उसकी इस्लाह के लिए आईजी को लिखा कि इनको आप बुलाएं, इनको समझाएं कि जो है ना, ये अपनी प्रोफेशनलिज्म जो है ना, उसका दामन ना छोड़ें। तो वो तो ख़त जो था वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और मैंने उसको ओन किया है, वो मैंने ही लिखा था। तो देखें ना, आप छोटा बच्चा जब होता है, उसको आप समझाते हैं ना, वो नहीं समझेगा तो फिर उनके बड़ों को बताएंगे। तो मैंने भी वही काम किया था, मैंने उनको समझाया था कि आप ये काम ना करो, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो बहरहाल फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उनको ये लगा कि उन्होंने मुझे बता दिया, जबकि मुझे पता था कि मुझे पता नहीं है कि इस तरह से। देखें ना, जब आप एक बड़े क्लियर मैंडेट के साथ क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट कि आप उनसे बात भी करें। एक तरफ आप बात करें और दूसरी तरफ उनसे लड़ें, ये पॉसिबल नहीं है। ये दो चीज़ें एक वक्त में नहीं हो सकती। तो वो चीज़ मैंने हाईलाइट की थी और आईजी साहब को बताई थी। मगर इंक्वायरी में कुछ वो नहीं फिर निकला, आप फिर इंक्वायरी मामला पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा आपको। सर 2022 में आपकी हिदायत पर टंडो मोहम्मद खान थी जगह गालिबन, वहाँ पर एक गुटके मावे की फैक्ट्री पे छापा मारा गया और मगर ये मामला पुलिस के गले पड़ गया और तकरीबन 6-7 पुलिस एहलकारों को वहाँ पर यरगमाल बना लिया गया और फिर वही पुलिस एहलकार जो है उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया क्योंकि काफ़ी मारा पीटा गया था उन्हें। तो सर ये कैसी स्ट्रेटजी थी आपकी कि मतलब आपने पुलिस अफसरान को ज़ख्मी करवा दिया? नहीं, देखें, पुलिस में ना कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं होती। अभी आप नाके पे खड़े हैं, यू नेवर नो कि जिसके गाड़ी को रोकेंगे उसके अंदर दहशतगर्द है, वो आपको फायर भी मार सकता है। दुनिया में हर जो डिपार्टमेंट है ना, उसका
जो ख़तरा है वो कैलिब्रेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर 100 मंजिला इमारत है, उसके आपने शीशे साफ़ करने हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है, डेंजर है। लेकिन आप हार्नेस पहनेंगे तो आप वो कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ख़तरा क्या है, गिरूँगा तो मैं मर जाऊँगा। इसी तरह अगर आप पैराट्रूपिंग करते हैं और आसमान से जंप लगाते हैं, तो बहुत मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है लगता है। लेकिन चूँकि आपको पता है कि मैंने गलती की तो मैं मरूँगा, तो आप उसको, पैराट्रूपर को प्रॉपर हार्नेस होता है, पैराशूट होता है। पुलिस के अंदर ये एक एक चीज़ है कि आपका ख़तरा जो है वो कैलिब्रेटेड नहीं होता। तो इसलिए आप यू नेवर से कि भाई मैं 100% हर जगह पे कामयाब हो जाऊँगा। तो वो जो स्ट्रैटेजी थी वो अपने तौर पे ठीक थी, लेकिन वहाँ के जो बदमाश थे, जो अपने आप को स्टेट से भी ज़्यादा बहादुर समझते थे, उन्होंने ये काम किया और 6 घंटे के अंदर, लाइक विदिन 6 आवर्स हमने उनको गिरफ्तार किया। पूरे मन नहीं, टनों के हिसाब से मंशियात निकाली। हालाँकि उनके पास 6 घंटे थे, उन्होंने 6 घंटों में जितनी मंशियात छुपा सकते थे उन्होंने छुपाई। लेकिन जब हमने सुबह को फजर के साथ ही जब उसको रिज़्यूम किया अपने रेड को, तो मन नहीं, टनों में आप देखेंगे एफआईआर अभी भी मौजूद है। तो मंशियात निकली, बंदे गिरफ्तार हुए और केस चले, उनको सज़ाएँ हुई, वो जेल में गए। तो यही होता है ना, आप ये तो नहीं कह सकता मैं कि मैं जी जा रहा हूँ एयरपोर्ट अटैक में तो मैं जो हमेशा कामयाब हो जाऊँगा, या मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ। तो आप तो है ना, वो तो एक डेथ वारंट पे साइन करके ही जा रहे होते हैं। तो हमारे रेड्स ऐसे नहीं होते जैसे पैराट्रूपर पैराग्लाइडिंग करे या स्काई स्क्रैपर को साफ़ करने वाला उसके शीशों को साफ़ करे। तो आपके हार्नेस नहीं होते कभी भी। शहर में अगर ओवरऑल अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल देखें, तो आपको क्या लगता है कि ये मुनासिब है या मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? देखें, कराची जो था ना, 6th पोज़ीशन पे था ख़तरनाक तरीन शहरों में। सर वो तो सियासी टारगेट किलिंग्स वगैरह उस वक़्त इतनी होती थी, जिसकी वजह से ये मामला था। मगर अगर आप देखें स्ट्रीट क्राइम तो अब भी वैसे ही है। हाँ, स्ट्रीट क्राइम मोबाइल या उसी तो तरह बात छीनते लीजिए। हैं और गन पॉइंट पे मार देते हैं एक छोटे से मोबाइल के लिए। वो वाली सूरत-ए-हाल तो सर वैसे ही है, नंबर्स आपके सामने ही होते यस हैं। यू आर राइट। देखिए, मैं आपको फिर कंपैरिज़न दे दूँ भला। लंदन में आप सर्फ करें, अभी भी आप कर सकते हैं। आप मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है ना, उसके स्टैट्स को आप सर्च करें, आपको नींद नहीं आएगी पूरी रात। वो कितने क्राइम उधर रजिस्टर्ड क्राइम है, पुलिस वहाँ की रजिस्टर नहीं करती क्राइम, छुपाती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती लंदन में। लेकिन जो उसको करनी पड़ जाती हैं वो इस वक़्त कितनी है, 12 लाख, 1.2 मिलियन क्राइम रजिस्टर्ड है। हमारा कितना है? 1 लाख भी नहीं है। वहाँ कितना है? 12 लाख अभी तक हो चुका है। और एक काउंटी में जहाँ उनके किंग रहता है, एक काउंटी जहाँ उनका किंग रहता है ना, उसका क्राइम काउंसिल, सॉरी, वहाँ पर पता नहीं कितनी काउंसिल है लंदन में, उसमें कराची से ज़्यादा क्राइम रजिस्टर हो चुका है। वहाँ आप मोबाइल फ़ोन हाथ में खड़े लेकर घूम ही सकते हैं लंदन में। सर लंदन में और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ नहीं होती। तो तो फिर आप तो देखें, ज़ाहिर-सी बात है जो कि आपका, हमें अच्छी चीज़ों का मवाज़ना करना तो आप चाहिए। कंपेयर तो वहाँ की करेंगे ना। सड़कों की हालत, भाई वहाँ पर किसी को आप ट्रैफ़िक काला कहते हैं कवानीन तो की, किसके अगेंस्ट काला वहाँ कहेंगे? पे ट्रैफ़िक कवानीन की, वो पुलिस की कारकर्दगी, ये सब चीज़ें भी बहुत बेहतर होती नहीं, हैं, नहीं, ये पुलिस मानते की हैं। कोई कारकर्दगी नहीं। मगर मगर ये है कि हमें अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए ना तो दूसरों वो के। कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये स्ट्रीट क्राइम और ये जो ये मोबाइल स्नैचिंग के दौरान जो मार देते हैं, इसमें पुलिस की क्या मेरे कर ख्याल में देखें, मेहनत क्योंकि है आप और रवायती पुलिस अफ़सर भी रहे हैं, ट्रैफ़िक पुलिस एक हो के अलग मामला है, इस वक़्त आप वहाँ नहीं है, मैं जानता हूँ। मगर मैं आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ, इसलिए देखिए, मैं मेरे पूछ रहा ख्याल में ना पुलिस मेहनत बहुत कर रही है। और यकीन करें, जब कहीं पे क्राइम होता है ना, आप 2 मिनट सिर्फ एसएचओ बन के सोचें, तो एक सुपर ह्यूमन ही एसएचओ बन सकता है। हम, आप, मैं, कोई, हम में से कोई एसएचओ नहीं बन सकता। ही यू वुड रिक्वायर नर्व्स ऑफ स्टील टू बिकम एन एसएचओ। उसका अंदाज़ा लगाएँ, उसके ऊपर उसका एसपी, डीएसपी, एसएसपी, डीआईजी, एडिशनल आईजी, सियासी लोग, मीडिया के लोग, कितनी कॉलें आती होंगी एक क्राइम पर उसके पास। फिर वो उनको मैनेज कर रहा है, फिर वो क्राइम को डिटेक्ट कर रहा है। तो ये आसान काम नहीं है कि हम ये कहें कि ये काम नहीं करे। हाँ, अब आ जाते हैं कि ये क्राइम होता क्यों है? देखिए, क्राइम होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि पुलिस नहीं थी तो क्राइम हुआ। आप जब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और आपके हैव्स और हैव नॉट का फ़र्क होगा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी, पॉवर्टी होगी, इलिटरेसी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, एक
डिस्पैरिटी होगी इनकम्स के अंदर, तो नेचुरल है वो किसको जन्म देगी, वो इस तरह के डिविएंट बिहेवियर्स को जन्म देती है। जहाँ पर आप बराबरी ले आएंगे, जहाँ पर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी ले आएंगे कि खुशहाली होगी, तो फिर क्राइम भी कम होगा। तो नेचुरली वी कैन बी टफ ऑन क्राइम बट वी कैन नॉट बी टफ ऑन द कॉजेज ऑफ क्राइम। चले सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत अच्छी डिस्कशन रही, और शहरियों को खासतौर पर ई चालान को समझने में बहुत मदद मिली होगी। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सर।